हाँ भाई, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद। आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सब परफेक्ट? जय माता दी। सब दिखाई दे रहा है, सब सुनाई दे रहा है। मैं भी दिखाई दे रहा हूँ। जो शेयर किया वो भी दिख रहा है। तो भाई, हीट ट्रांसफर के मेथड्स चल रहे थे अपने। हीट ट्रांसफर मेथड्स हम लोग पढ़ रहे थे। तो हीट ट्रांसफर मेथड में अपना कन्वेक्शन और कंडक्शन हो गया था। कन्वेक्शन परसों हो गया था, कंडक्शन कल अपन ने कर लिया था। आज स्टार्ट करेंगे अपन मेथड रेडिएशन। देखो, जो हीट ट्रांसफर का मेथड है ना, रेडिएशन, ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट मेथड है। इस मेथड से हीट का ट्रांसफर वेलोसिटी ऑफ लाइट से होता है। इस मेथड से, अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है एक्सटेंड कितना करोगे? अच्छा, मजे ले रहा मतलब आज है? आज मजे ले रहे हो तुम? बोले आज एक्सटेंड नहीं हो पाएगा। बहुत बढ़िया बेटा। कभी तभी तो कल मैंने मौका नहीं छोड़ा था, है ना? कल मैंने मौका नहीं छोड़ा था, कल मैंने फटाफट तुम्हें पता ही नहीं लगने दिया था, एक्सटेंड कर लिया था। कल के हैंड आउट नहीं आए, लिंक पर आ गए भाई। कल के हैंड आउट आ गए ना? एक बच्चा बोल रहा है कल के हैंड आउट नहीं आए। आ चुके हैं, ढंग से देखो। ठीक है, क्लीन शेव। हाँ भाई, 2 हफ्ते में एक बार तो बना ही लेता हूँ। होली की छुट्टी, होली की छुट्टी हो सकता है मंडे को हो। मंडे को होली है ना, मंडे को छुट्टी हो। अबे टाइम खराब मत करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेजर कब से स्टार्ट होंगे बता देंगे, तुम्हें बता देंगे, बता देंगे साहब। चलो आ जाओ, सैटरडे को छुट्टी नहीं होगी। रेडिएशन खत्म करना है मुझे, 3 दिन चाहिए कम से कम। तो आज रेडिएशन शुरू कर रहे हैं, आज कल परसों होगा रेडिएशन खत्म, है ना? आओ पढ़ना शुरू करें, पढ़ना शुरू करें। तो भाई देखो साहब, हीट रेडिएशन की हम बात कर रहे थे। रेडिएशन मेथड ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट मेथड है। इसमें मीडियम की जरूरत नहीं है ना? ये वैक्यूम में भी एनर्जी का ट्रांसफर कर सकता है। और इस मेथड से एनर्जी का ट्रांसफर वेलोसिटी ऑफ लाइट से होता है। ठीक है, ये आपको बता दूं साहब, ये यहाँ पर क्या है, हीट का ट्रांसफर जो होगा, मीडियम की जरूरत नहीं। और साथ में आइडियल केस माने तो मीडियम को गर्म किए बिना निकल लेता है साहब। ठीक है, दूसरा, सन से जो रेडिएशन अर्थ पर आ रहे हैं, बीच में वैक्यूम है, फिर भी आ रहे हैं साहब। किस मेथड से आ रहे हैं? रेडिएशन से आ रहे हैं। ठीक है, ये देखो, सन और अर्थ, बीच में कोई मीडियम नहीं, है ना? फिर भी सब एनर्जी आ रही है, तो ये रेडिएशन मेथड से आती है। ये वैक्यूम में भी चल सकते हैं, मैंने बताया आपको। ठीक है, ये रेडिएशन पासेस थ्रू एनी मीडियम, देन रेडिएशन स्लाइटली एब्जॉर्ब बाय द मीडियम अकॉर्डिंग टू एब्जॉर्टिव पावर ऑफ टेम्परेचर। मैं सिंपल आसान भाषा में समझाऊं, ये कांच है, बाहर से सन के रेडिएशन आ रहे हैं, तो ये कांच क्या करेगा, कुछ रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देगा, कुछ रेडिएशन को इस रूम के अंदर ट्रांसमिट करेगा, और कुछ को एब्जॉर्ब भी कर लेगा। मतलब आप विंडो, अपनी खिड़की पर, घर की खिड़की के कांच को हाथ लगा के देखो, गर्म मिलेगा। गर्म मिलेगा मतलब कुछ ना कुछ वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी कुछ ट्रांसमिशन कैपेसिटी है, कुछ एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, कुछ रिफ्लेक्शन कैपेसिटी है। सब अपने अपने नेचर के अकॉर्डिंग काम करते हैं सब। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना एब्जॉर्ब होगा, ये सब डिपेंड करेगा उसकी प्रॉपर्टी क्या है। आपको बताऊं साहब, इसका स्पेक्ट्रम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये केसीएल प्रिज्म या रॉक साल्ट का प्रिज्म लेते हैं। स्पेक्ट्रम समझते हो ना साहब? स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? रेडिएशंस को, उनकी वेवलेंथ, उनकी कलर, उनकी फ्रीक्वेंसी के सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज करना। वेवलेंथ, कलर, फ्रीक्वेंसी के सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज करना, इसको बोलते हैं साहब स्पेक्ट्रम लेना। तो इसके लिए यूज करते हैं केसीएल प्रिज्म या रॉक साल्ट प्रिज्म। कौन से रेडिएशन के लिए? हीट रेडिएशन के लिए। दुनिया के सारे रेडिएशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूँ हीट रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन, है ना? अब इसमें आपको बताऊं मैं, मेजरमेंट करने के लिए डिवाइस जो आती है ना, हीट रेडिएशन का मेजरमेंट करने के लिए, ये बोलोमीटर या थर्मोपाइल। वो आजकल जगह जगह अपन बिल्डिंग वगैरह में जाते हैं तो एक सिर पे बंदूक तान दी जाती है अपने, समझ रहे हो? वो सिर पे जो बंदूक तानते हैं वो क्या करता है, वो हीट रेडिएशन को तो एब्जॉर्ब करता है। मतलब क्या है, वो हीट रेडिएशन को आपको डिटेक्ट करके बताता है ना? ये इस तरह की बंदूक देखी होगी आपने, ये आजकल बिल्डिंगों में जहां भी जाओ, ऑफिस में, बिल्डिंग में, यहाँ भी पढ़ने आते हैं बच्चे, तो आते ही वो सबसे पहले वो बंदूक तान देते हैं उन पे, है ना? कई बार आजकल हाथ पे भी नापते हैं, कई बार सिर पे नापते हैं। तो क्या करते हैं, वो रेडिएशन ही तो नापे ना साहब। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, रेडिएशन तो दुनिया में बहुत सारे होते हैं। रेडिएशन दुनिया में बहुत सारे होते हैं, मैं आपको बताऊं। इलेक्ट्रोनेगेटिव वेव की बात करें ना, आओ साहब ये खाली जगह पे आओ। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव वेव की बात करूं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वेव में बहुत सारे रेडिएशन है, बहुत सारे रेडिएशन है। हम लोग बोलते हैं गामा रेडिएशन,
हम लोग बोलते हैं एक्स रेडिएशन, हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ऐसे ही साहब विजिबल रेडिएशन, विजिबल, इसके बाद साहब इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव और फिर रेडियो वेव। ये साहब इतने सारे रेडिएशन होते हैं। लेफ्ट टू राइट जाओगे ना तो वेवलेंथ बढ़ता जाएगा, वेवलेंथ बढ़ता जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम होता जाएगा। अगर इनके फोटोन की एनर्जी देखें तो फोटोन की एनर्जी भी कम होता जाएगा। इनमें जो ये इंफ्रारेड वाले ना, ये वाले, ये होते हैं हीट रेडिएशन। मतलब रेडिएशन दुनिया में बहुत सारे होते हैं, उनमें हीट रेडिएशन कौन से रीजन में पाए जाते हैं? वो हीट रेडिएशन पाए जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इंफ्रारेड रीजन में। मतलब सन से रेडिएशन निकले। सन क्या है? रेडिएशन का सोर्स है, नेचुरल सोर्स ऑफ रेडिएशन, है ना। जीरो से इनफाइनाइट रेंज के सब निकालता है साहब, जीरो से इनफाइनाइट रेंज के सारे रेडिएशन निकालता है। उसमें से जो गर्मी का एहसास कराने वाले रेडिएशन होते हैं ना, वो होते हैं ये इंफ्रारेड रेडिएशन, है ना, जो हमें हीट का एहसास कराते हैं, गर्मी वाले। ठीक है, जिन जो जो इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं, वो कौन से होते हैं साहब? इंफ्रारेड। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं साहब, ये थर्मल रेडिएशन, जो थर्मल रेडिएशन क्या, कोई भी रेडिएशन की सरफेस पे टकराएंगे तो वहां पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे साहब, उसको बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो एनएलएम के जमाने से बताता रहा हूं आपको कि भैया गैस का मॉलिक्यूल हो, फोटोन हो, मशीन गन से गोलियां चलाई गई हो, किसी सरफेस पे टकराती हैं तो फोर्स लगाती हैं, और वो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। वहां पे परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस, सबके लिए आंसर बताया था मैंने। ठीक है, मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ये रेडिएशन प्रेशर का डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। अगर सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है या परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, दो केस है। सरफेस परफेक्टली, ठीक है, ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, अगर सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है तो जो रेडिएशन प्रेशर आता है ना, ये आता है साहब 2U, है ना। यू होता है एनर्जी डेंसिटी, और सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, सरफेस परफेक्टली अगर एब्जॉर्बिंग है, अगर सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग तो यू आता है, ये यू होता है एनर्जी डेंसिटी, ये यू है एनर्जी डेंसिटी। ये एनर्जी डेंसिटी क्या होती है साहब? एक तो बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एक फॉर्मूला बनता है आई बाई सी, आई बाई सी, आई इंटेंसिटी और सी होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये कहां से आता है? डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, है ना। आई इंटेंसिटी, आई इंटेंसिटी, तुम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ चुके हो, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ चुके हो, तो इंटेंसिटी जानते हो। इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है, जो एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको बोलते हैं साहब इंटेंसिटी। और सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट, सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो भैया ये मैंने रेडिएशन का प्रेशर बताया आपको, डायरेक्ट बताया, कोई डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आंसर 2U है यू। अब ये तो अंतर समझते हो, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग का आंसर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग का हाफ आता है, ये तो मैंने वहीं पे प्रूफ किया था। परफेक्टली एब्जॉर्बिंग का आंसर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग का हाफ। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आ जाओ साहब, कुछ छोटी छोटी टर्म्स आपको बता दूं। सबसे पहले साहब एब्जॉर्टिव पावर या एब्जॉर्टिव कोफिशिएंट, एब्जॉर्टिव पावर या एब्जॉर्टिव कोफिशिएंट, ये क्या होता है साहब? मैं आपको बताऊं, देखो, किसी सरफेस पर अगर रेडिएशन आ रहे हैं ना, तो सरफेस अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम करेगा। देखो, ये कुछ आया, आया, इंसिडेंट हुआ, ये देखो, ये सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, ये क्या करता है? अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इनको रिफ्लेक्ट करता है, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इनको एब्जॉर्ब करता है, और अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बचा कुचा क्या करता है? ट्रांसमिट करता है। समझ पा रहे हो ना साहब? ठीक है, यहां पर देखो, ये क्यू क्या है? ये क्यू है इंसिडेंट अमाउंट। ठीक है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट एनर्जी या इंसिडेंट इंटेंसिटी, है ना। अब इसमें से कुछ रिफ्लेक्ट हो गया, ये क्यू आर, क्यू आर, ये रिफ्लेक्टेड अमाउंट। ठीक है, ये कुछ एब्जॉर्ब हो गया, देखो, इसको बोलते हैं क्यू ए को एब्जॉर्बिंग अमाउंट, और ये कुछ बचा कुचा बाहर निकल के आया, इसको बोलते हैं ट्रांसमिटेड अमाउंट। समझ रहे हो ना? यहाँ पर कुछ आया, उसमें से कुछ एब्जॉर्ब हुआ, कुछ रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ ट्रांसमिट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं, तो एनर्जी कंजर्वेशन से क्या बोलते हैं साहब? एनर्जी कंजर्वेशन से बोलेंगे साहब, जो अमाउंट आ रहा है उसमें से कुछ रिफ्लेक्ट, कुछ एब्जॉर्ब और कुछ क्या होगा? ट्रांसमिट होगा। ठीक है, अब इसमें मैं बताऊं साहब, तीन तरह के कोफिशिएंट बोलते हैं साहब। एक बोलते हैं रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट, है ना, एक बोलते हैं एब्जॉर्टिव कोफिशिएंट, और एक बोलते हैं ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। ये सुनना ढंग से, क्या है एक्चुअल में? ये कोफिशिएंट बोल दो या कैपेसिटी बोल दो, है ना। रिफ्लेक्शन कैपेसिटी, ट्रांसमिशन कैपेसिटी या एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। समझ रहे हो भाई? ट्रांसमिशन कैपेसिटी, रिफ्लेक्शन कैपेसिटी या एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। होता क्या है भाई, या इसको रिफ्लेक्टिंग पार्ट्स, इसको और नाम बताऊं मैं आपको, किस किस नाम से पुकारा जाता है। ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को हम ऐसा भी बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग पार्ट, इसको ऐसा भी बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग पार्ट, रिफ्लेक्टिंग पार्ट। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को एब्जॉर्बिंग पार्ट भी बोलते हैं,
इसको एब्जॉर्विंग पार्ट भी बोलते हैं, है ना। ये देखो और नाम बता रहा हूं, ये एब्जॉर्विंग पार्ट है ना, और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट को ट्रांसमिटिंग पार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये बोलते हैं साहब ट्रांसमिटिंग पार्ट, मतलब कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, कितना एब्जॉर्ब हुआ, कितना ट्रांसमिट हुआ। अब सिंपल पार्ट या फ्रैक्शन का मतलब समझते हो, पार्ट या फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू है उसको डिवाइड बाय मैक्सिमम वैल्यू कर दो, है ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आया क्यू था, उसमें से रिफ्लेक्ट हुआ क्यू आर, तो टोटल कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, हम बोलेंगे क्यू आर अपॉन क्यू, है ना। ये रिफ्लेक्टेड अमाउंट डिवाइड बाय इंसिडेंट अमाउंट। एब्जॉर्बिंग पार्ट कितना होगा, एब्जॉर्बिंग पार्ट होगा ये एब्जॉर्ब क्वांटिटी डिवाइड बाय इंसिडेंट क्वांटिटी, है ना। ट्रांसमिटेड पार्ट कितना होगा, ट्रांसमिटेड पार्ट क्या होगा, ये ट्रांसमिटेड अमाउंट डिवाइड बाय ये टोटल डिवाइड बाय टोटल इंसिडेंट अमाउंट। भाई कितना आ रहा है उसमें से कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, कितना ट्रांसमिटेड हो रहा है, वो पार्ट हम डिफाइन कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्टेड अमाउंट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट रिफ्लेक्टिंग पार्ट, एब्जॉर्बिंग अमाउंट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट टोटल इंसिडेंट अमाउंट, इसको क्या बोलेंगे साहब, एब्जॉर्बिंग पार्ट, ठीक है। ऐसे ही साहब ट्रांसमिटेड अमाउंट डिवाइड बाय टोटल इंसिडेंट अमाउंट, इसको बोलेंगे ट्रांसमिटिंग पार्ट। समझ रहे हो ना, ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट, एब्जॉर्बिंग पार्ट या ट्रांसमिटिंग पार्ट। अब आ जाओ यहाँ आ जाओ, इस पर अप्लाई कर रहा हूं मैं, देखो ये डिवाइड कर दिया मैंने क्यू से, इस क्यू से डिवाइड कर दिया, तो ये बना क्यू आर बाई क्यू, ये क्यू ए बाई क्यू, क्यू टी बाई क्यू, तो ये क्या बन गया, ये बन गया रिफ्लेक्शन कैपेसिटी, एब्जॉर्शन कैपेसिटी, ट्रांसमिशन कैपेसिटी, इन तीनों का सम कितना आ गया, वन, है ना भाई 100%। भाई जो आएगा उसमें से कुछ एब्जॉर्ब होगा, कुछ रिफ्लेक्ट होगा, कुछ ट्रांसमिट होगा, तो इन तीनों कैपेसिटी का सम किसके बराबर होगा, सब वन। ये कैपेसिटी बोल दो या कोफिशिएंट बोल दो या पार्ट बोल दो, है ना। इसको रिफ्लेक्ट, जैसे स्मॉल आर, इसका एक नाम और हो सकता है रिफ्लेक्शन कैपेसिटी, एक और हो सकता है रिफ्लेक्शन कैपेसिटी, ठीक है, या रिफ्लेक्टिंग पार्ट। मैंने बताया साहब रिफ्लेक्टिंग पार्ट, ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट या वो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट या रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, समझ रहे हो ना। अब ये क्या होगा, ये सब कुछ सरफेस के नेचर पर डिपेंड करेगा, सरफेस कैसी है। देखो कई बार ऐसी सरफेस होती है कि जो आता है ना उसमें से सबको लौटा देती है, 100% रिफ्लेक्ट। अब सोच के देखो 100% अगर रिफ्लेक्ट करेगा तो इसका मतलब एब्जॉर्बिंग पार्ट जीरो होगा, ट्रांसमिटिंग पार्ट जीरो होगा। अगर एब्जॉर्बिंग पार्ट और ट्रांसमिटिंग पार्ट जीरो है, इसका मतलब 100% क्या करता है, रिफ्लेक्ट। ऐसी बॉडी को बोलते हैं परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये कहलाता है परफेक्टली रिफ्लेक्टर, है ना। ये परफेक्टली रिफ्लेक्टर जो अपन कब से जिक्र करते आ रहे हैं, जो आए उसका 100% लौटा दे, है ना। अच्छा देखो 100% एब्जॉर्ब कर ले, 100% एब्जॉर्ब कर ले, इसका मतलब कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करे, कुछ भी ट्रांसमिट नहीं करे, है ना। रिफ्लेक्ट भी नहीं किया, ट्रांसमिट भी नहीं किया, 100% एब्जॉर्ब कर लिया, तो ऐसी बॉडी को क्या बोलेंगे, आइडियल ब्लैक बॉडी। ये बॉडी कहलाएगी आइडियल ब्लैक बॉडी, आईबीबी। सुनना सुनना, आईबीबी ऐसी सरफेस जो आए सबको खा जाए, है ना। ये रेडिएशन की बात कर रहा हूं मैं, रेडिएशन की। आइडियल ब्लैक बॉडी डेफिनेशन हम किसके लिए दे रहे हैं, रेडिएशन के लिए। ऐसी बॉडी जो आए सबको जो रेडिएशन आए, जिस भी वेवलेंथ रेंज का रेडिएशन आए, जीरो से इनफाइनाइट के बीच में किसी भी रेंज का रेडिएशन आए, सबको एब्जॉर्ब कर ले, है ना। अच्छा रुको, एक तरफा बात कर रहे हैं अपन, एब्जॉर्ब कर ले, ये थोड़ी जिंदगी इसकी एब्जॉर्ब करने में मिलती है। एब्जॉर्ब कर ले और जब इमिट करने की बारी आए तो उन सबको इमिट कर दे, उन सबको इमिट कर दे, ऐसी बॉडी को बोलते हैं आइडियल ब्लैक बॉडी, है ना। जो रेडिएशन आए सबको एब्जॉर्ब कर ले और जब इमिशन की बारी आए तो उन सबको इमिट कर दे, ऐसी बॉडी क्या कहलाएगी, आइडियल ब्लैक बॉडी। अच्छा ये देखो साहब, अगर मैं बोलता हूँ कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करता, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता, 100% ट्रांसमिट करता है, 100% ट्रांसमिट, तो ऐसी बॉडी को बोलते हैं परफेक्टली ट्रांसमिटर। ये बॉडी कहलाती है परफेक्टली ट्रांसमिटर, है ना। ये कहलाएगी परफेक्टली ट्रांसमिटर। कंसेप्ट पकड़ में आ रहा है ना साहब, जो आए 100% खा जाए, है ना, कुछ भी ना लौटाए, कुछ भी ना ट्रांसमिट करे, हम बोलेंगे आइडियल ब्लैक बॉडी। 100% रिफ्लेक्ट कर दे, कुछ भी एब्जॉर्व नहीं करे, कुछ भी ट्रांसमिट नहीं करे, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और सब कुछ ट्रांसमिट आर पार, है ना। कुछ भी खाया, कुछ भी एब्जॉर्व नहीं किया, कुछ भी, मतलब सारी आइडियल बातें कर रहे हैं अपन, आइडियल बातें। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, कुछ ना कुछ एब्जॉर्व करता है, कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट करता है ना। अब इसमें अगर मैं आपसे बोलूँ ना कि बॉडी का रिफ्लेक्टिंग पार्ट भी है और एब्जॉर्बिंग पार्ट भी है, हाँ ट्रांसमिटेड पार्ट जीरो है, तो ऐसी बॉडी को बोलेंगे पार्शियली रिफ्लेक्टिंग पार्शियली एब्जॉर्ब। ये कहलाएगी साहब पार्शियली रिफ्लेक्टिंग, मतलब कुछ एब्जॉर्ब करेगा, और पार्शियली पार्शियली रिफ्लेक्टिंग पार्शियली एब्जॉर्ब। कंसेप्ट पकड़ में आ रहा है ना साहब। अगर मैं बोलता हूँ कि साहब रिफ्लेक्ट भी करता है और ट्रांसमिट भी करता है, लेकिन एब्जॉर्ब नहीं करता, लेकिन एब्जॉर्ब नहीं करता, तो हम बोलेंगे पार्शियली रिफ्लेक्टिंग पार्शियली ट्रांसमिटिंग सरफेस, है ना। ये सब पार्शियल वाले केस हो जाएंगे, अगर दो पार्ट है तो पार्शियल, और सिंगल एक पार्ट है तो परफेक्ट, एक पार्ट है तो परफेक्ट, ठीक है। अच्छा इसी में परसेंटेज वाइज पूछे, अगर परसेंटेज वाइज पूछे आंसर तो इनटू 100 कर दो साहब। ये देखो रिफ्लेक्टिंग पावर परसेंटेज में,
एब्जॉर्बिंग पावर परसेंटेज में, ट्रांसमिटेड पावर परसेंटेज में इंटू 100 कर दो, ये परसेंट आ जाए। आई थिंक बात पकड़ में आ रही होगी साहब। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ इसमें, एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, है ना। ये मान लिया एक बॉडी है ना। चलो ये दो पैरेलल सरफेस दिए मैंने आपको, दो पैरेलल सरफेस, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इसको, ये दो पैरेलल सरफेसेस। अब दोनों का मैं आपको देता हूं साहब, ये पहली सरफेस और ये दूसरी सरफेस, इन दोनों का जो एब्जॉर्बिंग पार्ट है वो 1/3 है और ट्रांसमिटिंग पार्ट 1/6 है। दोनों सरफेसेस की प्रॉपर्टी दी गई है, एक की नहीं, दोनों की। दोनों का नेचर सेम है, एब्जॉर्बिंग पार्ट 1/3, ट्रांसमिटेड पार्ट 1/6। अब पहली सरफेस पर रेडिएशन आते हैं, है ना, पहली सरफेस पर रेडिएशन आए, इसकी इंटेंसिटी आई आई, बोलो साहब। अब पहली सरफेस कुछ तो एब्जॉर्ब करेगा, कुछ ट्रांसमिट करेगा और कुछ कुछ बचा कुचा रिफ्लेक्ट भी तो करेगा, है ना। ये रिफ्लेक्ट किया, ये एब्जॉर्ब किया, अच्छा ये ट्रांसमिट कर दिया, ये ट्रांसमिट होकर दूसरी सरफेस पे आ गया, है ना, ट्रांसमिट होकर दूसरी सरफेस पे आ गया। ये भी क्या करेगा, ये भी कुछ रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ एब्जॉर्ब करेगा और बचा कुचा ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्ट होकर के ये वापस से पहली सरफेस पे आता है, ये भी कुछ एब्जॉर्ब करेगा, है ना, ये भी कुछ ट्रांसमिट करेगा और बचा कुचा क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ये लो, तुम्हारे सामने फोटो बना के दिखाया मैंने। अब आपको बता रहा है कि ये इंटेंसिटी, इंसिडेंट इंटेंसिटी आई थी ना, ये I1 बताना है ना। ये आपको बताना है साहब, ये ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी I2, है ना, ये I3, है ना, ये वाली इंटेंसिटी I4, ये बताना है I5 और ये I6। समझ पा रहे हो ना साहब, दो पैरेलल सरफेसेस था, आपसे बोल रहा है I1 बताएं, I2 बताएं, I3, I4, I5, I6। सबको दिख रहा है कि I1 क्या है, I2 क्या है, I3 क्या है, I4 क्या है, I5 क्या है, I6 क्या है, ये आपको बताना है। देखो दोनों सरफेस का एब्जॉर्बिंग पार्ट हमारे पास है, तो रिफ्लेक्टिंग पार्ट निकाल सकते हो, है ना। एब्जॉर्बिंग और ट्रांसमिटेड पार्ट हमारे पास है, एब्जॉर्बिंग और ट्रांसमिटेड पार्ट हमारे पास है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं रिफ्लेक्टिंग पार्ट कितना होगा। ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट होगा 1/2, ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट 1/2, मतलब जो भी आएगा उसका आधा रिफ्लेक्ट कर देगा, जो भी आएगा ना उसका हाफ 50% रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, और 1/3 एब्जॉर्ब करेगा और 1/6 क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। चलो सबसे पहले I1 की बात करें। I1 बोलो कौन सा पार्ट है, पहली सरफेस का रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, एब्जॉर्बिंग पार्ट है कि ट्रांसमिटिंग पार्ट है। I1 बोलो, I1 पहली वाली सरफेस का रिफ्लेक्टिंग है, ट्रांसमिटिंग है कि एब्जॉर्बिंग है, रिफ्लेक्टिंग है। और कितना रिफ्लेक्ट होगा, 50%, आधा। तो ये आ गया आंसर I/2, आंसर I/2 आ गया, I/2। चलो I2 को पकड़ो, I2, I2 क्या है, I2 क्या है, I2 पहली वाली सरफेस का ट्रांसमिटेड पार्ट है। I2 पहली वाली सरफेस का ट्रांसमिटेड पार्ट है, कितना ट्रांसमिट करेगा, इंसिडेंट का 1/6, तो ये I/6 आएगा, ये आएगा I/6। I2 का वैल्यू I/6। बात पकड़ में आ गई होगी सबको। चलो I3 पे गौर करो, I3 क्या है, I3 दूसरी सरफेस का ट्रांसमिटेड पार्ट है, I3 दूसरी सरफेस का ट्रांसमिटेड पार्ट है। और ट्रांसमिट कितना होगा, ट्रांसमिट इंसिडेंट का 1/6 होगा, ट्रांसमिट इंसिडेंट का 1/6 होगा भाई। अच्छा अब इंसिडेंट I2 हो रहा है इस पर, तो I2 खुद I/6 है, I/6 अपॉन 6 करोगे तो ये I/36 आएगा, ये आएगा I/36। समझ रहे हो भाई, इंटेंसिटी बता रहा हूँ, I3 का वैल्यू I/36। अच्छा अब I4 क्या है, I4 दूसरी सरफेस का रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, कितनी रिफ्लेक्ट करती है, इंसिडेंट का आधा रिफ्लेक्ट होता है ना। दूसरी सरफेस पर इंसिडेंट कौन हुआ, I2, है ना, तो ये होगा I2 का वैल्यू I/6 अपॉन 2, ये आएगा I/12, ये आएगा I/12, I4 का वैल्यू I/12। ठीक है, अब I5 देखो, I5 पहली सरफेस का रिफ्लेक्टेड पार्ट है, और रिफ्लेक्ट कितना होता है, इंसिडेंट का आधा, इंसिडेंट कौन है, I4, तो I4/2 होगा, I4/2 होगा। आपने I4 निकाला, I4 आया I/12/2, तो आंसर आएगा I/24, ये आंसर आएगा I/24, I5 का आंसर I/24। अच्छा I6 कितना सा, I6 पहली सरफेस का ट्रांसमिटेड, कितना ट्रांसमिट होता है, जो भी आता है उसका 1/6, तो I4/6 हो जाएगा ये। अबे आया तो I4 ना, I4 का 1/6 ट्रांसमिट होगा। अब I4 कितना है, I4 है आपके पास I/12, ये I/12 अपॉन 6, आंसर आएगा I/72। आई थिंक बात पकड़ में आ गई भाई। भाई जो भी सरफेस है अपने नेचर के अकॉर्डिंग जो आता है उसका कुछ रिफ्लेक्ट, कुछ ट्रांसमिट, कुछ एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ आपको पता लगाना है कि कौन सा रिफ्लेक्शन है, कौन सा ट्रांसमिशन है, कौन सा एब्जॉर्प्शन है,
मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक बार फिर से सुन लो। ये पहली सरफेस पे I1 आया, है ना, ये I1 आया, तो ये कुछ एब्जॉर्ब हुआ, कुछ रिफ्लेक्ट हुआ, ये देखो कुछ रिफ्लेक्ट हुआ और कुछ ट्रांसमिट हुआ। तो I1 क्या है, पहली सरफेस पे जो इंसिडेंट होगा उसका रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा। रिफ्लेक्ट कितना होता है, रिफ्लेक्ट होता है साफ 50%, आधा आधा। ये देखो I/2 हो गया, ये I/2। I2 क्या है, I2 ट्रांसमिटेड पार्ट है ना, पहली सरफेस से ट्रांसमिटेड पार्ट कितना करेगी, 1/6, आने वाले का 1/6, तो ये I/6 हो गया। I3 क्या है, I3 दूसरी सरफेस का ट्रांसमिटेड पार्ट है ना, दूसरी सरफेस पे इंसिडेंट कितना हुआ, I2, तो ये I2/6 ट्रांसमिट हुआ, देखो I2/6। अच्छा, अब I4 क्या है, I4 दूसरी सरफेस का रिफ्लेक्टेड पार्ट है ना, अब रिफ्लेक्ट कितना होता है, 50%, किसका, इंसिडेंट का। इंसिडेंट कौन, I2, तो I4 आ गया I2/2, I4 आ गया I2/2। अच्छा, अब I5 क्या है, I5 क्या है, I5 इस पहली वाली सरफेस का रिफ्लेक्टेड पार्ट है, कितना रिफ्लेक्ट होता है, कितना रिफ्लेक्ट होता है, आधा, किसका, इंसिडेंट का, तो हम बोल रहे हैं I4/2 होगा, I4/2। और I4 कितना निकला, I4 अभी निकाला आपने, I/12 निकाला, तो ये I/24 आ गया। अब I6 क्या है, I6 है साहब, I4 गया और उधर से I6 निकला, तो I6 कितना निकलता है, 1/6 निकलता है ना, तो I4 का 1/6 कर दिया आपने, ये आ गया I4 कितना था, I/12/6, तो I/72 आ गया, ये आंसर आ गया I/72। आई थिंक क्लियर हो गया सब, ठीक है। बहुत आसान फंडा बताया मैंने, बहुत सिंपल। सरफेस अपने नेचर के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट करता है, अपने नेचर के अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब करता है, अपने नेचर के अकॉर्डिंग ट्रांसमिट करता है, ठीक है। एब्जॉर्बिंग इनमें से पूछा नहीं मैंने, एक बच्चा बोल रहा है एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, क्या हो रहा है ना, हो रहा है ना, 1/3 एब्जॉर्ब हो रहा है, पूछा नहीं मैंने, है ना, पूछा ही नहीं मैंने। ये तुम्हें दिख रहे हैं जो I1 दिख रहा है, रिफ्लेक्टेड दिख रहा है, I2 दिख रहा है, ट्रांसमिटेड दिख रहा है, मतलब रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड ही दिख रहे हैं, तुम्हें एब्जॉर्बिंग पूछा ही नहीं। चलो पूछ लेता हूँ, चलो इसका सेकंड पार्ट, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। एक बच्चा बोल रहा है कि एब्जॉर्ब नहीं हो रहा क्या, अरे बिल्कुल हो रहा है यार, क्यों नहीं हो रहा, अबे क्यों नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है, चलो बताओ। इसी का सेकंड पार्ट बताना है। पहली सरफेस का जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, पहली सरफेस का एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी और दूसरी सरफेस का एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी का रेशियो बताओ, बताओ। पहली सरफेस का एब्जॉर्ब अमाउंट और दूसरी सरफेस का, सॉरी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं, एब्जॉर्बिंग इंटेंसिटी, पहली सरफेस ने जो एब्जॉर्ब किया वो, और दूसरी सरफेस ने जो एब्जॉर्ब किया उसका रेशियो बताओ, रेशियो बताओ सब। पहली सरफेस का एब्जॉर्ब इंटेंसिटी और दूसरी सरफेस का एब्जॉर्ब इंटेंसिटी का रेशियो बताएं। देखो पहली वाली दो दो बार एब्जॉर्ब कर रही है ना, ये देखो एक बार ये वाला और एक बार ये वाला, एक बार ये वाला, और एब्जॉर्ब कितना होता है इंसिडेंट का 1/3, तो एक तो आ रहा है I/3 और एक आ रहा है I4/3, एक आ रहा है I4/3, और दूसरी सरफेस कितना एब्जॉर्ब करेगी, I2/3। भाई इंसिडेंट का 1/3 एब्जॉर्ब होता है ना, इंसिडेंट क्या हो रहा है, पहली बार इंसिडेंट हो रहा है I, दूसरी बार इंसिडेंट हो रहा है I4, तो पहली सरफेस का कितना है I/3 प्लस I4/3, और दूसरी बार तो एक ही बार आ रहा है, तो वो कितना होगा I2/3। अब डाटा रख दो इसमें और सॉल्व कर लो। ये I/3 प्लस I2 कितना था, I2 था I/6 अपॉन 3, I2 कितना था, सॉरी I2 नहीं I4 चाहिए अपने को, यहाँ पर I4 चाहिए, ये I4 है अपना I4, है ना, I4 कितना आया, I4 आया आपके पास कितना, कहाँ गया I4, कहाँ गया, I/12, I/12 अपॉन 3, I2 कितना है I/6 अपॉन 3, ये अपॉन 3 तो कैंसिल कर दो, ये 12 प्लस 1 13 I/12 डिवाइड बाय ये I/6, I से I कैंसिल, है ना, ये आएगा साहब 13 बाय कितना, 13/2, 13:2, आंसर आया 13:2। ठीक है बच्चे, क्या एक ही बार एक ही ले लेते हैं, वो I3/3 और I2/3, पहली सरफेस दो दो बार एब्जॉर्ब कर ली, कंसेप्ट पकड़ में आ गया ना, सरफेस अपनी नेचर के अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब भी करता है, रिफ्लेक्ट भी करता है, ट्रांसमिट भी करता है। पकड़ लोगे भाई, कर लोगे, हो जाएगा। चलो अब मैं आपको बता रहा था, इसमें कुछ टर्म्स और बता रहा हूँ, कुछ बेसिक डेफिनेशंस और बताता हूँ, कुछ डेफिनेशन और देखो। ये एब्जॉर्टिव पावर मैंने आपको बताया, एब्जॉर्टिव पावर और एब्जॉर्टिव कोफिशिएंट, या इसी को बोल रहे थे एब्जॉर्बिंग पार्ट, ये मैंने आपको बताया। क्या होगा साहब, ये आया Q और इसमें से एब्जॉर्ब हुआ QA, है ना, तो साहब ये एब्जॉर्बिंग पार्ट और इंसिडेंट पार्ट का रेशियो, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, एब्जॉर्बिंग पार्ट, है ना, ये हमने हमने डिस्कस कर लिया साहब। अब तुम्हें पता है कि ऊपर इंटेंसिटी तो नीचे भी इंटेंसिटी, है ना, ये ऊपर इंटेंसिटी तो भैया ये नीचे भी इंटेंसिटी, ऊपर अगर एनर्जी बोले एनर्जी, तो नीचे भी एनर्जी, तो भैया सेम का सेम से रेशियो, इसलिए यूनिटलेस डायमेंशनलेस।
ये जो कॉफिशिएंट बोले ना तीनों तुमने, ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट, ये तीनों के तीनों यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होंगे। ये तीनों यूनिटलेस, ठीक है, ये डायमेंशनलेस होंगे। बात पकड़ में आ रही है ना? ये तीनों यूनिटलेस डायमेंशनलेस होंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक टर्म कई बार जुड़ जाता है, स्पेक्ट्रल। सुनना मेरी बात ढंग से, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये तो बोल रहे हैं एब्जॉर्प्टिव पावर या एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। अब यही टर्म बोलेगा लेकिन स्पेक्ट्रल वर्ड लगा के बोलेगा, ये बोलेगा साहब स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। तो ये स्पेक्ट्रल वर्ड का मतलब समझना सर। देखो बॉडी पर रेडिएशन तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन उसमें से एक फिक्स वेवलेंथ रेंज के कितने एब्जॉर्ब करता है। मतलब अ, अगर अगर मैं आपको स्पेक्ट्रल वर्ड नहीं देता हूं, तो मैं बोलूंगा टोटल कितना एब्जॉर्ब किया डिवाइड बाय टोटल कितना आया, है ना? ये जो दिख रहा है ना तुम्हें, अभी इसमें स्पेक्ट्रल वर्ड नहीं लगा हुआ है, स्पेक्ट्रल वर्ड नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये सबकी बात कर रहा है। लेकिन जैसे ही स्पेक्ट्रल वर्ड लगेगा ना, तो इसका मतलब होगा एक फिक्स वेवलेंथ रेंज। मतलब आए तो बहुत सारे, मान लिया लाल रंग भी आया, काला भी आया, पीला भी आया, नीला भी आया, हरा भी आया, बहुत सारे आए, लेकिन उसमें से हरा कितना एब्जॉर्ब किया, तो हरे की एब्जॉर्ब क्वांटिटी डिवाइड बाय हरे की इंसिडेंट क्वांटिटी, इसको बोलेंगे साहब हरे की स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर, है ना? जब भी स्पेक्ट्रल वर्ड जोड़ देना, इसका मतलब एक फिक्स वेवलेंथ रेंज की बात कर रहा है ना? ये देख सकते हो यहाँ पर मैं एट ए गिवन वेवलेंथ, ये देख सकते हो, ये क्या बोल रहे हैं साहब, ये बोल रहे हैं साहब देखो, ये एक फिक्स रेंज का कितना एब्जॉर्ब किया डिवाइड बाय फिक्स रेंज का कितना आया। मतलब मैं आपसे बोलूं कि साहब यहाँ पर एब्जॉर्ब क्वांटिटी, ये बोलेंगे साहब एब्जॉर्ब क्वांटिटी डिवाइड बाय इंसिडेंट क्वांटिटी, ये इंसिडेंट क्वांटिटी, लेकिन कौन सा, सारा की एक फिक्स रेंज का, ये रे सारा या एक फिक्स वेवलेंथ रेंज का, एक फिक्स वेवलेंथ रेंज का, फॉर फिक्स वेवलेंथ रेंज। कंसेप्ट पकड़ में आ रहा है साहब? अबे हाँ कि ना बोलो। ठीक है, आया तो बहुत सारा, लेकिन उसमें से खाया भी बहुत सारा, लेकिन एक फिक्स रेंज का कितना खाया, हरा कितना खाया, पीला कितना खाया, या हीट रेडिएशन भी आ रहे थे, अल्ट्रा वायलेट भी आ रहे थे, विजिबल भी आ रहे थे, है ना? तो उसमें से हीट रेडिएशन वाला कितना एब्जॉर्ब किया, तो हीट का एब्जॉर्ब पार्ट डिवाइड बाय टोटल पार्ट, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे साहब स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। समझ रहे ना मेरी बात? ठीक है, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ जैसे मान लिया सरफेस है, ये सरफेस है, ये दीवार है, सरफेस है, इस पर रेडिएशन इंसिडेंट हो रहे हैं बहुत सारे, ये मैंने मैंने पीले रंग का रेडिएशन भी डाला, लाल भी डाला, हरा भी डाला, नीला भी डाला, चलो हीट रेडिएशन भी डाले, मैंने विजिबल भी डाले, इंफ्रारेड भी डाले, सब डाले इस पर, है ना? इसमें से इसने बहुत सारे एब्जॉर्ब किए, तो टोटल जो एब्जॉर्ब किया वो डिवाइड बाय टोटल जो इंसिडेंट हुआ वो तो होगी एब्जॉर्प्टिव पावर। लेकिन उसमें से फिक्स रेंज का जो एब्जॉर्ब किया, मान लिया विजिबल जो एब्जॉर्ब किया, तो विजिबल का एब्जॉर्बिंग पार्ट डिवाइड बाय टोटल इंसिडेंट पार्ट, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। समझ में आ गया साहब? डिफरेंस समझ में आ गया? नॉर्मल और स्पेक्ट्रल स्पेक्ट्रल वर्ड का डिफरेंस समझ में आ गया? अरे नॉर्मल पावर और स्पेक्ट्रल पावर का मतलब समझ में आ गया? यस और नो बोलो। ठीक है, अब वापस लौटो, है ना? डिफरेंस समझ में आ गया? ये स्पेक्ट्रल वर्ड मतलब जहां लगा देना, मतलब एक फिक्स वेवलेंथ रेंज, जहां स्पेक्ट्रल वर्ड लगा दे मतलब वहां एक फिक्स वेवलेंथ रेंज। अच्छा, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक फिक्स रेंज है, तो हम बोलेंगे इसको ए लैम्डा, ए लैम्डा। लेकिन यही रेंज जीरो से इनफाइनाइट कर दे तो, है ना, यही रेंज जीरो से इनफाइनाइट कर दे तो ए बन जाएगा, ए बन जाएगा। भाई मैंने कहा इस पर हीट वाले का ए लैम्डा, है ना? मैं ऐसे बोलता हूँ साहब विजिबल वाले का ए लैम्डा, मैं बोलता हूँ साहब इंफ्रारेड वाले का ए लैम्डा, मैं बोलता हूँ अल्ट्रा वाले का ए लैम्डा। ऐसे ही जीरो से इनफाइनाइट तक सबका ए लैम्डा जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा, वो टोटल एब्जॉर्प्टिव पावर बन जाएगी, है ना? मतलब मैं आपसे बोलता हूँ कि एक फिक्स रेंज है तो ए लैम्डा, और वो रेंज अगर जीरो से इनफाइनाइट है ना, तो क्या बन जाएगी, ए, है ना? अगर एक डेल लैम्डा रेंज है, डेल लैम्डा, तो ये होगा ए लैम्डा, और रेंज जीरो टू इनफाइनाइट है, तो वो क्या बन जाएगा, टोटल बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो भैया अब ए लैम्डा से जीरो, ए लैम्डा को जीरो से इनफाइनाइट तक ऐड कर दो। ऐड करने का मतलब इंटीग्रेशन होता है ना, इंटीग्रेशन देखो, ए लैम्डा डी लैम्डा, कहां से कहां तक, ये देखो जीरो से इनफाइनाइट क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। रिलेशन समझ में आ गया ना? अब रिलेशन समझ गए, है ना? ए लैम्डा डी लैम्डा फ्रॉम रेंज जीरो टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू कितना होगा, ठीक है? तो ये जब जब स्पेक्ट्रल वर्ड जोड़ेगा ना, इसका मतलब फिक्स वेवलेंथ रेंज, ठीक है? अच्छा, ऐसे इमिसिव पावर, रुकना, अब मेरी बात ढंग से सुनना। हमने देखा साहब, हमने देखा कि बॉडी रिफ्लेक्ट करता है, हमने देखा बॉडी ट्रांसमिट करता है, हमने देखा कि बॉडी ने एब्जॉर्ब किया, है ना? जो भी रेडिएशन आ रहे हैं उसमें से कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है, कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है, कुछ ट्रांसमिट कर रहा है। अब एक नई चीज बोल रहे हैं साहब, इमिट कर रहा है। तो ध्यान देना, बॉडी इमिट वही करती है जो एब्जॉर्ब करती है, बॉडी इमिट वही करेगी जो वो एब्जॉर्ब करेगी।
मतलब जो इमिटेड पार्ट आता है ना, इमिटेड पार्ट, ये हमेशा एब्जॉर्बिंग पार्ट से आता है, बिना एब्जॉर्ब किए इमिट नहीं कर सकती, समझ रहे हो ना? ठीक है, एब्जॉर्ब करेगी तभी वो इमिट करेगी। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट हम डिफाइन कर रहे हैं इमिसिव पावर। इसको सिंबल मैं दे रहा हूँ कैपिटल ए, मैं इसको सिंबल कैपिटल ई देता हूँ। ये क्या होता है साहब? बॉडी ने रेडिएशन इमिट की, है ना, रेडिएशन इमिट की, तो मैं बोलूंगा रेडिएटेड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसने जो टोटल एनर्जी रेडिएट करी, वो टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को क्या बोलेंगे? इमिसिव पावर। लेकिन सोचो अगर मैं इसके साथ एक स्पेक्ट्रल वर्ड जोड़ दूं तो, अगर मैं इसके साथ स्पेक्ट्रल वर्ड जोड़ दूं तो, अगर स्पेक्ट्रल वर्ड जोड़ दूंगा ना तो मैं क्या बोलूंगा? एक फिक्स रेंज का रेडिएटेड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। समझ पा रहे हो साहब? रेडिएटेड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, है ना, इसको क्या बोल रहे हैं साहब? इमिसिव पावर। वास्तव में इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इमिसिव पावर और कुछ नहीं है, इमिसिव पावर और कुछ नहीं है, बॉडी से जो रेडिएशन इमिट हो रहे हैं ना उनकी इंटेंसिटी, बॉडी से जो रेडिएशन इमिट होते हैं उनकी इंटेंसिटी। अगर जीरो से इनफाइनाइट रेंज के सारे रेडिएशन इमिट होते हैं तो इसको बोलेंगे टोटल इमिसिव पावर। और अगर एक फिक्स वेवलेंथ रेंज का रेडिएशन का एनर्जी लोगे पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसको बोलेंगे स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। मतलब ये क्यू क्या है? ये क्यू बोलेंगे साहब जीरो टू इनफाइनाइट रेंज, है ना। और ये क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे डेल लैम्डा रेंज, ये बोलेंगे डेल लैम्डा रेंज। समझ रहे हो भाई? जीरो से इनफाइनाइट रेंज का एनर्जी, मतलब बॉडी ने जो भी खाया था सब निकाल दिया साहब। अच्छा एक चीज क्लियर कर लेना, बॉडी निकालती वही है जो खाती है ना? समझ रहे हो ना मेरी बात? हीट रेडिएशन खाए ना तो हीट ही निकालेगी, अल्ट्रावायलेट खाए ना तो अल्ट्रावायलेट ही निकालेगी, विजिबल को एब्जॉर्ब किया ना तो विजिबल ही निकालेगी। ऐसा नहीं कि एब्जॉर्ब तो हीट रेडिएशन किए और निकाल दिए रेडियो वेव, है ना, रेडियो वेव निकाल दी, नहीं, गलत बात। जिस वेवलेंथ रेंज के रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा ना, उसी वेवलेंथ रेंज के रेडिएशन को इमिट करेगा। चलो अब इमिट मान लिया ये जीरो टू इनफाइनाइट रेंज के सब इमिट कर रहा है, जीरो से इनफाइनाइट के सब इमिट कर रहा है, तो सबकी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे इमिसिव पावर। और मैं बोलता हूं कि नहीं मुझे तो विजिबल की एनर्जी चाहिए, तो विजिबल की एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको क्या बोलूंगा मैं? स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। तो डिफरेंस क्लियर हो गया? अरे इमिसिव पावर और स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर का डिफरेंस क्लियर हो गया? हाँ कि ना बोलो? ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया एक तरह से जीरो टू इनफाइनाइट रेंज इंटेंसिटी, जीरो टू इनफाइनाइट रेंज या टोटल इंटेंसिटी बोल दो, है ना, ये बोल दो टोटल इंटेंसिटी, जितने रेडिएशन निकले उसकी टोटल इंटेंसिटी, आई टोटल। ये क्या है? ये आई टोटल नहीं, ये आई लैम्डा टोटल, आई लैम्डा। ठीक है, इंटेंसिटी आई लैम्डा हो जाएगी, मतलब फिक्स लैम्डा रेंज, डेल लैम्डा रेंज इंटेंसिटी। ठीक है, अच्छा अब दोनों का रिलेशन बनाओ, दोनों का रिलेशन बनाओ। अगर रेंज रेंज यहाँ पर फिक्स है तो उसको बोलते हैं ई लैम्डा, और उस रेंज को जीरो से इनफाइनाइट कर दें, जीरो से इनफाइनाइट कर दें तो क्या बन जाएगा? ई बन जाएगा, ई बन जाएगा। ये लो, ये स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर और नॉर्मल इमिसिव पावर में रिलेशन आ गया। कंसेप्ट पकड़ में आ गया सब? ठीक है, बात पकड़ में आ रही है भाई? हाँ कि ना बोलो, जल्दी बोलो। स्पेक्ट्रल वर्ड का मतलब समझ गए? डिफरेंस समझ गए? रेडिएटेड, टोटल रेडिएटेड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इमिसिव पावर, और एक फिक्स रेंज का इमिटेड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। अच्छा दोनों की यूनिट में फर्क आ जाएगा, दोनों की यूनिट में फर्क आ जाएगा। देखो यहाँ से ई लैम्डा का अगर मैं यूनिट बोलूं तो ई अपॉन डी लैम्डा होगा ना, ई अपॉन डी लैम्डा। और ई का यूनिट क्या है? ये इंटेंसिटी के बराबर, है ना, वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये क्या होगा? वॉट पर मीटर स्क्वायर पर एमस्टॉन, वॉट पर मीटर स्क्वायर पर एमस्टॉन, है ना। ये तो जीरो टू इनफाइनाइट रेंज, ये तो पूरा एनर्जी, और ये क्या है? ये डेल लैम्डा रेंज का एनर्जी, डेल लैम्डा रेंज। कंसेप्ट पकड़ में आ गया भाई, है ना। ये मैंने बता ही दिया आपको, ये तीनों कोफिशिएंट, तीनों कोफिशिएंट किसी के साथ भी स्पेक्ट्रल वर्ड लगा देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा फिक्स वेवलेंथ रेंज। चलो भाई, इस पेज पर अब कुछ आ रहा है, मैंने खाली खाली जगह देख करके यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दिया था, लेकिन यहाँ आ रहा है आइडियल ब्लैक बॉडी। चलो जरूरत नहीं है, आइडियल ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन मैं बताया था। आइडियल ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी को बोलते हैं भैया जो आए सबको खा जाए, जो आए सबको खाए, है ना। ये बात कर रहा हूं मैं रेडिएशन के लिए, जीरो से इनफाइनाइट रेंज के सारे सारे रेडिएशन को लो टेम्परेचर पर एब्जॉर्ब करे और हाई टेम्परेचर पर उन्हीं सबको इमिट करे। लो टेम्परेचर पर जिन सबको एब्जॉर्ब करे, हाई टेम्परेचर पर उन्हीं सबको इमिट करे, ऐसी बॉडी को बोलते हैं आइडियल ब्लैक बॉडी। समझ रहे हो ना? ठीक है, मैं हाँ इरेज नहीं करूंगा, घबराओ मत, नहीं कर रहा इरेज। आइडियल ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन समझा रहा हूँ, समझ लो। ऐसी बॉडी जिस पर जितने भी रेडिएशन इंसिडेंट होते हैं उन सबको एब्जॉर्ब कर ले, और जब इमिशन की बारी आए तो उन सबको इमिट कर दे, ऐसी बॉडी को बोलेंगे आइडियल ब्लैक बॉडी। अच्छा जनरल बॉडी किसको बोलेंगे? जनरल बॉडी ऐसी बोलेंगे यार, आ तो बहुत सारा रहा है लेकिन सारा एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। समझ रहे हो ना? अब जब सारा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो सारा इमिट कहां से करेगा?
तो ऐसी बॉडी कहलाएगी जनरल बॉडी, है ना। पूरा का पूरा एब्जॉर्व कर ले और इमिट करने की बारी आए तो उन सबको इमिट कर दे तो आईबीबी। और अगर पार्शियली एब्जॉर्व करता है, पूरा एब्जॉर्व नहीं करता, तो जनरल बॉडी, जनरल बॉडी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट क्लियर हो गया, 100% एब्जॉर्व करता है ना, तो इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी होगी? 1 होगी। लो, है ना, इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 1। अच्छा, ए भी 1 और ए लैम्डा भी 1, क्यों पता है? 100% खा रहा है यार, सारे जीरो से इनफाइनाइट रेंज के सब खा रहा है। तो इसका रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कैपेसिटी क्या होगा? 0। अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और सुन लेना, आगे बताऊंगा स्पेक्ट्रम के बारे में, अभी तो ये पॉइंट पढ़ लो। आइडियल ब्लैक बॉडी क्या करती है? जीरो से इनफाइनाइट रेंज के सारे रेडिएशन इमिट करती है। तो इसका जब स्पेक्ट्रम बनाओगे ना, तो स्पेक्ट्रम बनता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, है ना। कर्व कंटिन्यूअस क्यों बनता है? बीच में ब्रेक क्यों नहीं होता है? क्योंकि जीरो से इनफाइनाइट रेंज के सारे रेडिएशन मिलते हैं। मैं आपको बता दूं, पूरी फिजिक्स में कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के 3 एग्जांपल पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं आइडियल ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम, एक मैक्सवेल का वो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, केटीजी में पढ़ाया था, केटीजी में पढ़ाया था मैक्सवेल का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, है ना। और तीसरा एग्जांपल जो पढ़ते हैं ना, वो पढ़ते हैं वो कंटिन्यूअस एक्सरे। मॉडर्न फिजिक्स में एक्सरे पढ़ते हैं ना, तो कंटिन्यूअस और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो कंटिन्यूअस एक्सरे क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो भी जीरो से इनफाइनाइट रेंज के रेडिएशन इमिट करता है। तो 3 जगह कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है। एक ये मिलता है आइडियल ब्लैक बॉडी का, एक मैक्सवेल का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और तीसरा होता है साहब वहां पर वो कंटिन्यूअस एक्सरे का स्पेक्ट्रम। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो, आइडियल एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आइडियल ब्लैक बॉडी होने के लिए काला होना जरूरी नहीं है ना। ऐसा नहीं कि काला होगा तभी आइडियल ब्लैक बॉडी, ये तो अपन काला ऐसा बोल लेते हैं कि काला रंग रेडिएशन का अच्छा एब्जॉर्बर है, काला होना जरूरी नहीं है। मैं एग्जांपल दे दूं, मैं आपको आइडियल ब्लैक बॉडी के एग्जांपल दे दूं, तो आइडियल ब्लैक बॉडी का एक एग्जांपल बोलते हैं सन। सन जो है ना, वो जीरो से इनफाइनाइट रेंज के सारे रेडिएशन इमिट करता है। मैं दूसरा एग्जांपल दूं, आइडियल ब्लैक बॉडी का दूसरा एग्जांपल बोलते हैं ब्लैक होल। आइडियल ब्लैक बॉडी का दूसरा एग्जांपल बोलते हैं ब्लैक होल, है ना। अब ये ब्लैक होल जानते हो, ऐसा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड वाला रीजन जिसमें जो आए सबको खा जाए, जो आए सबको खा जाए, सबको एब्जॉर्व कर ले, उस रीजन को बोलते हैं हम क्या? उस रीजन को बोलते हैं आइडियल ब्लैक बॉडी। अच्छा, लाइट तक को नहीं छोड़ेगा वो, लाइट तक को नहीं छोड़ेगा, लाइट को भी एब्जॉर्व कर लेगा, लाइट भी उस रीजन से बाहर निकल के नहीं आ पाएगी, तो इसलिए बोलते हैं आइडियल ब्लैक बॉडी। अब आप बोलोगे सर ये तो एक आधा काम कर रहे हैं साहब, आपने डेफिनेशन में बोला कि जो आए सबको खाए, निकालने की बारी आए तो सबको निकाल दे। ठीक है, तो सन कहाँ निकाल रहा? सन कहाँ एब्जॉर्व कर रहा? सन तो इमिट कर रहा है, सन तो इमिट कर रहा है। ऐसे ब्लैक होल एब्जॉर्व कर रहा है, इमिट कहाँ कर रहा है? रुको रुको, पूरी बात सुनो। ये कर सकता है, सन की बात करें हमने, अगर भाई सन के आसपास सराउंडिंग का टेम्परेचर तुम सन के टेम्परेचर से ज्यादा कर दो, सन के आसपास कोई ऐसा तारा लेके जाओ जिसका टेम्परेचर सन के टेम्परेचर से ज्यादा है, तो सन फिर उसके रेडिएशन एब्जॉर्ब ही करेगा। आज तुम्हें ये इमिट करता हुआ दिख रहा है ना, ठीक है, इसके आसपास ऐसा तारा लेके जाओ, इसके सराउंडिंग का टेम्परेचर सन के टेम्परेचर से ज्यादा कर दो, तो सन क्या करेगा? एब्जॉर्ब ही करेगा। ब्लैक होल आज तुम्हें एब्जॉर्ब करते हुए दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ब्लैक होल का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम है। अगर ब्लैक होल का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा कर दिया ना, तो ब्लैक होल इमिट भी कर देगा, जो रेडिएशन उसने खाए थे ना वो सब निकाल देगा। अच्छा, सिर्फ रेडिएशन की बात कर रहे हैं अपन, ऐसा नहीं कि जो प्लेनेट उसने एब्जॉर्व किया था वो निकाल देगा, है ना। कोई पत्थर उसने एब्जॉर्व किया तो पत्थर निकाल देगा, नहीं, है ना। सही, आइडियल ब्लैक बॉडी की थ्योरी रेडिएशन के लिए, जो रेडिएशन खाता है वही रेडिएशन निकाल दे, तो ऐसी बॉडी को बोलते हैं आइडियल ब्लैक बॉडी। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया ना। मैंने 2 एग्जांपल दिए, सन और ब्लैक होल, है ना। ये एक एग्जांपल और बनता है आइडियल ब्लैक बॉडी का, ये फेरी की आइडियल ब्लैक बॉडी। इसमें क्या करते हैं? मल्टीपल रिफ्लेक्शन करते हैं, रिफ्लेक्ट करवा करवा के अंदर ही रख लेते हैं, रेडिएशन को अंदर ही रख लेते हैं, बोलते हैं आइडियल ब्लैक बॉडी बन गया, सारा खा गया, सब कुछ खा गया। ठीक है। अब एक टर्म और देखो, इमिसिविटी। ये इमिसिविटी या इसी को बोलते हैं इमिशन कोफिशिएंट, यही कहलाता है इमिशन कोफिशिएंट। अच्छा, इसी को बोलते हैं इमिसिव पार्ट। ये पार्ट का मतलब समझ में आ रहा है ना, पार्ट या फ्रैक्शन। पार्ट या फ्रैक्शन ही बताया था मैंने, पार्ट या फ्रैक्शन का मतलब वो वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू। अभी एब्जॉर्विंग पार्ट, रिफ्लेक्शन पार्ट, ट्रांसमिटेड पार्ट मैंने बताया। तो एब्जॉर्विंग उसमें क्या करते थे? एब्जॉर्विंग क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, रिफ्लेक्शन क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, ट्रांसमिशन क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, यही करते थे ना। तो ये भी पार्ट है। इसमें क्या करेंगे? इमिटिव क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल इमिटिव क्वांटिटी या मैक्सिमम इमिटिव क्वांटिटी। ठीक है, अब सोचना सोचना, मैक्सिमम कौन इमिट कर सकता है? मैक्सिमम इमिट कर सकता है आइडियल ब्लैक बॉडी, मैक्सिमम इमिट कर सकती है आइडियल ब्लैक बॉडी। तो भैया जनरल बॉडी जो इमिट करेगी वो, और आइडियल ब्लैक बॉडी जो इमिट करेगी ना वो, उसके रेशो को बोलेंगे साहब ये इमिसिविटी या इमिसिव पार्ट, या इसी को बोलते हैं रिलेटिव इमिसिविटी। समझ रहे हो ना?
ये इमिटेड रेडिएशन बाय जनरल बॉडी डिवाइड बाय आइडियल ब्लैक बॉडी, है ना, ऐसा बोलते हैं साहब, ये कैपिटल ई, है ना, EGB डिवाइड बाय EIBB, अभी बताया था ना, इमिसिव क्वांटिटी, ठीक है। जनरल बॉडी और आइडियल ब्लैक बॉडी का जो रेशियो है ना, ये जीबी का मतलब समझ रहे हो, जीबी का मतलब जनरल बॉडी, है ना, ये जनरल बॉडी, और IBB का मतलब आइडियल ब्लैक बॉडी। भाई हमने कितना खाया और मैक्सिमम कितना खाया जा सकता है, या हमने कितना निकाला, मैक्सिमम कितना निकाला जा सकता है, उसके रेशियो को बोलते हैं ये इमिसिव पावर या रिलेटिव इमिसिविटी। बात पकड़ में आ गई। इसका मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 1, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1, वो किसके लिए, आइडियल ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी। अच्छा, अगर जनरल बॉडी का नाम लेकर के बोलूं, मैं बोलूं EGB, तो EGB ये लेस देन 1 होगा, मोर देन 0 होगा, है ना, EGB, तो ये जनरल बॉडी के लिए लेस देन 1। अच्छा, इस स्टेटमेंट सुन लो, स्टेटमेंट सुन लो। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ रेंज, तो रेंज 1 के बराबर भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है ना। इसका रेंज अगर पूछे ना, किसी बॉडी का नाम लिए बिना रेंज पूछे, किसी बॉडी का नाम लिए बिना रेंज पूछे, तो सभी बॉडी आ गई, उसमें आइडियल ब्लैक बॉडी भी आ गई, सब कुछ आ गया, तो रेंज होगी 0 से 1, 0 के बराबर भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं जनरल बॉडी का नाम लेके पूछूं ना, तो भैया 1 के बराबर नहीं हो सकता। जनरल बॉडी का नाम लेके पूछो तो 1 के बराबर नहीं हो सकता, हाँ 0 के बराबर हो सकता है। तो स्टेटमेंट देख लेना, ये इमिसिविटी का मैं आपको रेंज बता रहा हूँ साहब क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये तो छोटी छोटी बातें, कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस मैंने आपको बताई, है ना, किसके लिए इमिसिव पावर क्या होता है। अच्छा, एक मैं पॉइंट और क्लियर कर दूं, आज मैं एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, ढंग से सुनना मेरी। बार बार हम सुनते हैं कि आइडियल ब्लैक बॉडी क्या है, जो आए जिस तरह के रेडिएशन खाए उस तरह के रेडिएशन निकाले, है ना। स्टेटमेंट सुनो, अगर मैं आपको आइडियल ब्लैक बॉडी बोलता हूँ ना, तो आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए ई लैम्डा और ए लैम्डा क्या होता है, बराबर और इक्वल टू 1 होता है। सुनना मेरी बात, आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए ई लैम्डा और ए लैम्डा बराबर और इक्वल टू 1। कंसेप्ट समझ में आता है कि जितने वेवलेंथ रेंज की रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा उन सबको इमिट करेगा, और तुम्हें पता है 100% एब्जॉर्ब करता है तो 100% इमिट करेगा, इसलिए इमिशन कोएफिशिएंट भी 1 है और एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट भी कितना है, 1 है। अब रुकना, अब जनरल बॉडी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, सुनना मेरी बात ढंग से। तुम्हें पता है कि जनरल बॉडी 100% एब्जॉर्ब नहीं करती, जब 100% एब्जॉर्ब नहीं करती तो 100% इमिट भी नहीं करेगी। इसका मतलब ये जनरल बॉडी के लिए ये जो ई लैम्डा और ए लैम्डा है, ये लेस देन 1 होगा। जनरल बॉडी के लिए ई लैम्डा और ए लैम्डा लेस देन 1 होगा। ये बात तो समझ में आ गई। एक बात और क्लियर कर लेना, ये बराबर होगा, हर बॉडी के लिए ई लैम्डा और ए लैम्डा बराबर होगा, है ना। ये बच्चे क्या सोचते हैं, खाली आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए, है ना, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर और स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर 1 होता है। मैं कह रहा हूं हर बॉडी के लिए बराबर होता है, हर बॉडी वही निकालती है जो उसने खाया है ना। अगर हीट रेडिएशन खाए तो हीट ही निकालेगी, रेडियो नहीं निकालेगी, है ना। अगर उसने यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब किया ना, तो अल्ट्रावायलेट इमिट करेगी, है ना, हीट रेडिएशन इमिट नहीं करेगी। जिस वेवलेंथ रेंज के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, उसी वेवलेंथ रेंज के रेडिएशन को इमिट करते हैं। इसलिए हर बॉडी के लिए ई लैम्डा बराबर ओ लैम्डा ए लैम्डा होता है। बस जनरल बॉडी के लिए ये लेस देन 1 होता है। भाई जनरल बॉडी 100% एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाया ना, जब 100% एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो 100% इमिट कहां से करेगा। हाँ, आइडियल ब्लैक बॉडी क्या करेगा, 100% एब्जॉर्ब 100% इमिट। तो ई लैम्डा ए लैम्डा हर बॉडी का बराबर होता है, बस आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए इक्वल टू 1 होता है, और जनरल बॉडी के लिए क्या होता है, लेस देन। जनरल बॉडी के लिए लेस देन 1। कंसेप्ट पकड़ में आया भाई। अबे हाँ कि ना बोलो, अबे कुछ बोलो। अबे यहाँ तक की छोटी छोटी बातें समझ में आ रही है मेरी। हाँ, एक बात और सुन लो, एक बात और सुन लो, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है कैपिटल ई और स्मॉल ई का डिफरेंस बता दो। अभी बताता हूँ। कैपिटल ई बताया था मैंने, वो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और ये स्मॉल ई बता रहा हूँ, ये EGB डिवाइड बाय EIBB। बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। सिंबल देखो, कैपिटल ई तो था रेडिएटेड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और स्मॉल ई क्या है, इन दोनों का रेशियो EGB और EIBB दोनों सेम का है, अलग अलग है भाई। ये इंटेंसिटी होता था, ये होता था इंटेंसिटी, है ना। चलो अब एक चीज और क्लियर कर लो। ये जो इमिसिव पावर है ना, ये सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है। इमिसिव पावर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस। ये स्मॉल ई जो बोल रहे हैं ना, ये नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस। अच्छा, नेचर ऑफ सरफेस से मतलब समझो, मैं बोलूं काला और सफेद, बोलो काला और सफेद किसका इमिसिव पावर ज्यादा होगा, काले का या सफेद का। बोलो काला और सफेद किसका इमिसिव पावर ज्यादा होगा। ठीक है, काले का ज्यादा होगा, क्योंकि काला एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा, तो काला सफेद के कंपैरिजन में एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा तो इमिट भी ज्यादा करेगा। तो हम बोलेंगे ई ब्लैक इज मोर देन ई व्हाइट। अच्छा, मैं बोलूं रफ और स्मूथ, मैं बोलूं साहब रफ, रफ और स्मूथ, तो रफ का इमिसिविटी स्मूथ सरफेस से क्या होगा,
स्मूथ सरफेस से ज्यादा होगा। रफ का स्मूथ से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, चलो मैं एक बोलता हूं ब्लैक रफ, एक मैं बोलता हूं ब्लैक रफ, और एक बोल रहा हूं ब्लैक स्मूथ। एक मैंने बोला ब्लैक रफ और एक ब्लैक स्मूथ, बोलो किसका एमिसिविटी ज्यादा होगा, ब्लैक रफ या ब्लैक स्मूथ? है ना, ब्लैक रफ का ज्यादा होगा। भाई दोनों ब्लैक है ना, लेकिन एक स्मूथ एक रफ है। स्मूथ है तो वो रिफ्लेक्ट ज्यादा करेगा, स्मूथ वाला रिफ्लेक्ट ज्यादा करेगा तो एब्जॉर्ब कम करेगा ना। अब जब एब्जॉर्ब कम करेगा तो इमिट भी तो कम करेगा, इमिट भी तो कम करेगा। तो भैया ये सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। समझ में आ गया ना, रेंज होगा 0 से 1 और डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सरफेस। ये छोटी छोटी टर्म्स मैंने बताई आपको। इमिसिविटी क्या होता है ना, इमिसिविटी का मतलब इमिशन कोफिशिएंट या इमिटिव पार्ट्स, है ना। एब्जॉर्टिव पावर बताया मैंने, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्टिव पावर बताया, है ना। मैंने आपको बताया इमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। ये कुछ छोटी छोटी टर्म्स मैंने आपको बताई। अब काम की चीज पे आ जाओ। अब ये चीजें जहां अपने काम आएंगी, ये काम आएंगे साहब लॉ ऑफ रेडिएशन में। तो लॉ ऑफ रेडिएशन में मैं बताऊं, आता है, एक आता है प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, एक आता है किरचॉफ का लॉ, एक आता है साहब यहाँ पर स्टीफन लॉ, एक आता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, है ना। एक यहाँ मतलब मैं लॉ बता रहा हूँ साहब, एक आता है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, और एक आता है साहब वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये पूरे चैप्टर की कहानी मैंने तुम्हें सुना दी कि लॉ ऑफ रेडिएशन पढ़ने के काम की बात। लॉ ऑफ रेडिएशन में प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, इसका किरचॉफ लॉ, स्टीफन लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, और साथ में फिर आता है साहब वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये अलग अलग तरह के लॉ मैंने बताई, है ना। तो शुरुआत करते हैं अपन प्रिवोस्ट थ्योरी से, प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। ठीक है, अब प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज क्या होता है, सुनना साहब। प्रिवोस्ट क्या बोल के गया कि बॉडी जो है ना, हमेशा हर टेम्परेचर पर इमिट भी करता है और एब्सॉर्ब भी करता है। बॉडी हर टेम्परेचर पर इमिट भी करेगा और एब्सॉर्ब भी करेगा। ऐसा नहीं कि बोले आज मंगलवार है आज हम इमिट करते हैं, आज हम एब्सॉर्ब नहीं करते, बोले आज शनिवार है आज खाली एब्सॉर्ब करेंगे इमिट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। बॉडी हर टेम्परेचर पर इमिट भी करता है, एब्सॉर्ब भी करता है, और ये काम इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहता है। ठीक है, बस एक्सेप्ट 0 केल्विन, 0 केल्विन को छोड़कर। अच्छा 0 केल्विन को छोड़कर क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है 0 केल्विन पे थर्मल एनर्जी जीरो होती है। जब 0 केल्विन पे थर्मल एनर्जी जीरो होती है, कोई एनर्जी है ही नहीं, तो बेचारा गरीब रेडिएट कहां से करेगा, एब्सॉर्ब कहां से करेगा, है ना, समझ रहे हो ना। तो 0 केल्विन को छोड़कर हर टेम्परेचर पर बॉडी इमिट भी करेगा और एब्सॉर्ब भी करेगा। इसको बोलते हैं प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। अकॉर्डिंग टू प्रिवोस्ट, एट एवरी पॉसिबल टेम्परेचर, है ना, देयर इज कंटिन्यूअस हीट एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन ए बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग। एक्सचेंज का मतलब समझ रहे हो ना, एक्सचेंज का मतलब इमिट और एब्सॉर्ब दोनों काम करेगा, दोनों काम करेगा। ऐसा नहीं कि एक काम करने से मना कर दे, बोले हम तो आज क्या करेंगे एब्सॉर्ब करेंगे इमिट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। ये देखो सराउंडिंग को इमिट कर रहा है ना, ये आर ई लिख रहा हूँ रेट ऑफ इमिशन, ये आर ए लिख रहा हूँ रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन। अब कौन सा काम ज्यादा करेगा, ये डिपेंड करेगा बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा या सराउंडिंग का ज्यादा। ये मान लो टीबी और ये टीएस। अगर मैं बोलता हूं कि टीबी मोर देन टीएस है, टीबी मोर देन टीएस है, बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा है, तो ऐसे केस में भैया ये इमिट ज्यादा करता है और एब्सॉर्ब कम करता है, इमिट ज्यादा करता है और एब्सॉर्ब कम करता है, समझ रहे हो। तो ओवरऑल ओवरऑल हमें लगेगा कि साहब इमिट कर रहा है। भाई जो काम ज्यादा करता है वही तो बोलेंगे ना यार, है ना। इमिशन रेट एब्जॉर्प्शन रेट से ज्यादा होगा, इसलिए हम ओवरऑल बोलेंगे साहब ये इमिट करेगा। इस समय हम क्या करेंगे, इमिट करेगा। अगर बॉडी का टेम्परेचर, है ना, सराउंडिंग से कम है, सराउंडिंग से कम है, तो ऐसा नहीं कि इमिट एब्जॉर्ब कर रहा है इमिट नहीं कर रहा, दोनों काम कर रहा है। हम बोलेंगे इमिट कम करेगा और एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा, इमिट कम करेगा और एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा। तो ओवरऑल हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे ओवरऑल एब्जॉर्ब करेगा, ओवरऑल एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, नेक्स्ट। अगर बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के बराबर है, भैया बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के बराबर है, तो इसका इस समय क्या, इस समय भैया इमिट भी कर रहा है एब्जॉर्ब भी कर रहा है, लेकिन दोनों रेट बराबर है, रेट ऑफ इमिशन बराबर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो भैया टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इस समय रहेगा थर्मल इक्विलिब्रियम, ये रहेगा थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब ये क्या बोल के जाते हैं, ये प्रिवोस्ट साहब ने क्या बोला, प्रिवोस्ट साहब ने बोला कि बॉडी हर टेम्परेचर पर हीट एक्सचेंज करता है, और एक्सचेंज का मतलब इमिट और एब्जॉर्ब दोनों। ऐसा नहीं कि भाई नॉर्मली हम ऐसा बोलते हैं कि टेम्परेचर ज्यादा हो तो इमिट कर रहा है, टेम्परेचर कम हो तो एब्जॉर्ब कर रहा है, जबकि काम दोनों चल रहे हैं, इमिट भी कर रहा है और एब्जॉर्ब भी कर रहा है ना। कौन सा पार्ट ज्यादा होगा, जो काम ज्यादा करेगा मानेंगे ये कर रहा है। बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है तो इसने इमिट ज्यादा किया, हम बोलेंगे यार इमिट कर रहा है। बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से कम है, हम बोलेंगे साहब ये नेट क्या कर रहा है, नेट एब्जॉर्ब कर रहा है।
बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के बराबर है तो बोलेंगे रेट ऑफ इमिशन बराबर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये आपको बता दूं, मैं क्लियर कर दूं कि देखो बॉडी का टेम्परेचर कम है, सराउंडिंग का ज्यादा है, तो इस समय बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, नेट एब्जॉर्ब करेगी, हम बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट। भाई समझो समझो समझो, भाई यहाँ क्या बोलेंगे, बॉडी ने नेट इमिट किया तो बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, यहाँ पर बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, यहाँ नेट एब्जॉर्ब किया तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, और यहाँ क्या रहेगा, यहाँ पर बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, है ना, ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। कंसेप्ट पकड़ में आ रहा है ना साहब? ठीक है, बात पकड़ में आ रही है। प्रयोग साहब बोल के गए कि बॉडी इमिट करती है, एब्जॉर्ब करती है, दोनों काम एक साथ करती है ना, जो काम ज्यादा करेगी हम बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग नतीजा है। तो यहाँ क्या है, यहाँ रेट ऑफ इमिशन लेस देन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अच्छा, मैं बोलता हूँ बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, देखो देखो ज्यादा ज्यादा, सराउंडिंग का कम है, तो बॉडी के लिए इमिशन रेट ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन रेट कम होगा, तो ओवरऑल बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, कूलिंग इफेक्ट होगा, कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ बराबर है तो, ये लो इक्वल टेम्परेचर है तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, है ना, नो हीटिंग नो कूलिंग, क्या रहेगा, थर्मल इक्विलिब्रियम। समझ रहे हो, इस समय टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट, हम बोलेंगे रेट ऑफ इमिशन बराबर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो प्रिवोस्ट साहब की थ्योरी बताई मैंने आपको, प्रिवोस्ट साहब बोल के गए कि बॉडी हर टेम्परेचर पर, हर पॉसिबल टेम्परेचर पर रेडिएशन इमिट भी करता है और एब्जॉर्ब भी करता है, दोनों काम एक साथ करता है। ठीक है, जो काम ज्यादा करेगा वो डिपेंड करेगा कि बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है या सराउंडिंग का ज्यादा। आई थिंक बात पकड़ में आ गई। ठीक है, अब दूसरा जो थ्योरेटिकल स्टेटमेंट आता है ना रेडिएशन की थ्योरी के लिए, वो आता है किरचॉफ लॉ। दूसरा जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट आता है वो आता है किरचॉफ लॉ। एक बच्चा पूछ रहा है सर हमको कैसे पता चलेगा कि हाई टेम्परेचर वाला एब्जॉर्ब कर रहा है। अबे कैसी कैसी बातें कर रहा है, कैसी कैसी बातें कर रहा है। अगर बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है तो ऐसा नहीं कि इमिट नहीं कर रहा है, इमिट भी कर रहा है, एब्जॉर्ब भी कर रहा है। नेट क्या कर रहा है, नेट ज्यादा काम इमिशन का कर रहा है, समझ रहे हो ना, इसलिए बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है। भाई सीधी सी बात है, सोचो मैंने खर्च किए 100 रुपए और जेब में आए 50 रुपए, मैंने खर्च किए 100 और जेब में आए 50, तो ओवरऑल मेरे बढ़े की घटे, ओवरऑल 50 रुपए कम हो गए मेरे, है ना। तो वही है, बॉडी रेडिएट कर रहा है उससे टेम्परेचर कम हो रहा है, और एब्जॉर्ब कर रहा है उससे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ज्यादा इमिट कर दिया इसलिए ओवरऑल कम हो गया, इसलिए ओवरऑल कम हो गया। बस सिंपल सा फंडा है, सिंपल सी थ्योरी, बहुत आसान। ठीक है, अब मैं इसके सिंपल, मैं आसान आसान एग्जांपल देता हूँ, मैं बड़े सिंपल सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मैं एसी रूम में बैठा हुआ हूँ, है ना, एसी रूम में, अब मैं बाहर धूप में जाता हूँ, अब मैं धूप में जाता हूँ, तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर क्या है इस समय, सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम है। मैं एसी रूम से निकला हूँ, मेरी बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम है, तो इस समय क्या होगा, बाहर जाते मुझे गर्मी लगेगी, बाहर जाते क्यों लगेगी, क्योंकि मेरी बॉडी का टेम्परेचर कम है, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है, तो बॉडी क्या करेगी, एब्जॉर्ब ज्यादा करेगी और इमिट कम करेगी, एब्जॉर्ब ज्यादा और इमिशन कम। और समझ सकते हो एब्जॉर्ब ज्यादा तो हीटिंग होगी ना, मुझे गर्मी लगेगी। प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। चलो धूप से तुम एसी कमरे में एंटर आओ, धूप से आ जाओ तुम एसी एसी कमरे में। अब धूप से अगर तुम एसी कमरे में एंटर होते हो तो कूलिंग होती है, कूलिंग इफेक्ट होता है, कारण क्या है, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, सराउंडिंग टेम्परेचर कम है, तो बॉडी इमिट ज्यादा करता है और एब्जॉर्ब कम करता है। अब बॉडी इमिट ज्यादा और एब्जॉर्ब कम, तो सीधी सी बात है क्या होगा, ऐसे केस में कूलिंग होगा ना साहब, है ना। ये सिंपल मैंने प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल दिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेंगे, है ना। अपने अपने मॉड्यूल में पढ़ोगे ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है साहब कि भैया एसी कमरे में एंटर होते हैं तो कूलिंग इफेक्ट होता है, कौन सा लॉ एक्सप्लेन कर रहा है, बोले प्रिवोस्ट थ्योरी, किरचॉफ लॉ, स्टीफन लॉ, मतलब ऐसे स्टेटमेंट मिलेंगे। तो भैया प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, कंसेप्ट पकड़ में आ गया साहब, अरे बात पकड़ में आ गया, है ना। अब आ जाओ साहब, एक बच्चा बोल रहा है ब्लैक होल भी रेडिएशन इमिट करता होगा, करेगा ना, बोल तो रहा हूँ नेट काम अपने को कम होता हुआ नजर आता है जब टेम्परेचर ब्लैक होल का सराउंडिंग से ज्यादा है। आ जाओ साहब किरचॉफ लॉ, अभी आ जाओ, इस पे बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, किरचॉफ लॉ क्या बोलता है साहब, किरचॉफ लॉ बोलता है कि भैया किसी भी बॉडी की स्पेक्ट्रल इमिसिव कैपेसिटी और स्पेक्ट्रल एब्जॉर्टिव कैपेसिटी, इसका रेशो कांस्टेंट होगा, इसका रेशो कांस्टेंट होगा, और किसके बराबर होगा साहब, ये होगा आइडियल ब्लैक बॉडी की स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, समझ रहे हो भाई, स्पेक्ट्रल इमिसिव कैपेसिटी और स्पेक्ट्रल एब्जॉर्टिव कैपेसिटी, यानी आपसे बोले कि इमिशन कोफिशिएंट और एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ई लैम्डा इमिशन कोफिशिएंट, ए लैम्डा एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, इन दोनों का रेशो क्या रहेगा, कांस्टेंट, और इक्वल टू क्या होगा, आइडियल ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर। अभी स्टीफन लॉ मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन स्टीफन लॉ या पढ़ाऊंगा ना तो बताऊंगा, ये आइडियल ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर जो होता है ना, सिग्मा टी की पावर 4 होता है,
ये होता है सिग्मा टी की पावर 4। समझ पा रहे हो? मतलब देखो, अगर मैं बोलता हूँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये ई लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए लैम्डा आ जाएगा। ई लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए लैम्डा, या क्या बोलेंगे, ई लैम्डा और ए लैम्डा का रेशो क्या रहेगा, कांस्टेंट। समझ रहे हो? अब इसका मतलब समझो साहब, तुम्हें कोई बोर्ड का एग्जाम देना नहीं कि तुमसे कोई इसको इसका एक्सप्लेनेशन, तुमको डेफिनेशन लिख के आनी पड़ेगी, किरचॉफ लॉ लिख के आना पड़ेगा। इसका एप्लीकेशन पार्ट समझो, इसका यूज समझो। अगर ई लैम्डा ज्यादा है तो ए लैम्डा भी ज्यादा होगा। ई लैम्डा ज्यादा मतलब बॉडी इमिट ज्यादा कर रही है ना, तो ए लैम्डा ज्यादा मतलब बॉडी ने एब्जॉर्ब ज्यादा किया होगा। और सीधी सी बात है, जो गुड इमिटर होते हैं ना, वो गुड एब्जॉर्वर भी थे, और जो बैड इमिटर है ना, वो बैड एब्जॉर्वर भी थे। जो आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना, डेफिनेटली उसने बहुत अच्छा एब्जॉर्ब किया होगा, है ना। जो सीधी सी बात है यार, ये थोड़ी तुक्का थोड़ी चल जाता है, ये तुक्का एक आध बार चल जाता है, बार बार थोड़ी तुक्का चलता है। जो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना, डेफिनेटली उसने लगातार अच्छा काम किया था, लगातार अच्छा एब्जॉर्ब किया था। जो ज्यादा इमिट कर रहा है, उसने डेफिनेटली ज्यादा एब्जॉर्ब किया था। जो आज खराब इमिट कर रहा है, डेफिनेटली उसने उसने कम कम एब्जॉर्ब किया। तो अच्छे एब्जॉर्वर अच्छे इमिटर होते हैं, और जो खराब इमिटर है ना, वो डेफिनेटली खराब एब्जॉर्वर भी थे। सब बात पकड़ में आ गई? गुड एब्जॉर्वर आर गुड इमिटर एंड बैड एब्जॉर्वर आर बैड इमिटर्स। सीधी सी बात है, जिसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा, उसका इमिशन कैपेसिटी भी ज्यादा, है ना। आइडियल ब्लैक बॉडी 100% एब्जॉर्ब करता है, तो 100% इमिट करता है। जनरल बॉडी थोड़ा कम एब्जॉर्ब करता है, तो थोड़ा कम इमिट करता है। समझ रहे हो ना? मैं इसके एग्जांपल देता हूँ, रेगिस्तान में दिन में जितनी गर्मी होती है ना, रात को उतनी सर्दी पड़ती है। रेगिस्तान में दिन तुम्हें जितना गर्म मिलेगा ना, रात उतनी ही ठंडी मिलेगी। कारण क्या है? कारण क्या है साहब इसका? इसका कारण है, दिन में क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा और रेत का टेम्परेचर कम। तो रेत क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। रात को क्या होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा, तो रेत क्या करेगी, इमिट करेगी। अब दिन में जितना ज्यादा एब्जॉर्ब किया है, रात को उतना ज्यादा इमिट करेगी, रात को उतना ज्यादा इमिट भी करेगी। तो सीधी सी बात है ना। गुड गुड एब्जॉर्वर गुड इमिटर होगा। तो दिन में ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो ऐसे केस में टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। और रात को ज्यादा इमिट करेगा, तो ऐसे केस में टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो दिन में जितनी गर्मी, रात में उतनी सर्दी। मैं और एग्जांपल होता हूं, जो काले लोग होते हैं ना, काले लोग, उनको गोरे लोगों की तुलना में, सफेद लोगों की तुलना में गर्मी और सर्दी दोनों ज्यादा लगती है। काले पर्सन, काले रंग के आदमियों को गोरे रंग के आदमियों की तुलना में गर्मी और सर्दी क्या लगती है, ज्यादा लगती है। कारण है साहब किरचॉफ लॉ। कारण है किरचॉफ लॉ। क्यों? काला रंग क्या है, रेडिएशन का सफेद रंग के कंपैरिजन में ज्यादा एब्जॉर्प्शन करेगा। अब ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो ज्यादा इमिट भी करेगा ना, है ना। तो जब ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो हीटिंग इफेक्ट, और ज्यादा इमिट करेगा तो कूलिंग इफेक्ट। सीधी सी बात है। तो काले रंग के आदमी को गोरे रंग के आदमी की तुलना में गर्मी और सर्दी दोनों क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, किरचॉफ लॉ का एक एग्जांपल और सुनो। आपसे बोलते हैं कि साहब एक सफेद रंग का बर्तन है, सफेद रंग का बर्तन है, उसके ऊपर क्या कर दिया, यह सफेद बॉल ली मैंने, सफेद बॉल, उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट लगा दिया, ब्लैक धब्बा लगा दिया, ब्लैक धब्बा, सफेद बॉल पर ब्लैक धब्बा लगा दिया। अब मैं इसको गर्म करता हूँ, है ना। गर्म करके इसको अंधेरे कमरे में ले आकर के देखता हूँ। जब मैं इसको गर्म करके अंधेरे कमरे में ले आके देखूंगा ना, तो वो जो काले धब्बे थे ना, वो ज्यादा चमकते हुए नजर आएंगे। सफेद बॉल की तुलना में काले धब्बे ज्यादा चमकते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि जब तुमने उनको हीट दी थी, काले धब्बों ने ज्यादा एब्जॉर्ब की थी। अब काले धब्बे ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, तो जब इमिशन की बारी आएगी तो इमिट भी ज्यादा करेंगे। जो ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, इमिशन की बारी आती है तो इमिट भी क्या करता है, इमिट भी ज्यादा करता है। सीधी सी बात। काले धब्बों ने ज्यादा एब्जॉर्ब किया, तो इमिशन की बारी आएगी तो इमिट भी ज्यादा करेगा। कंसेप्ट पकड़ में आया, है ना। ये एग्जांपल बताया मैंने किरचॉफ लॉ के। देखो, गुड एब्जॉर्बर और गुड इमिटर, बैड एब्जॉर्बर और बैड इमिटर। देखो, गर्म करो, ये सफेद और काले, सफेद और काले, देखो इसको अंधेरे कमरे में जाकर के, कौन ज्यादा चमकता हुआ नजर आएगा? ये काले धब्बे ज्यादा ज्यादा चमकते हुए नजर आएंगे। सफेद और काले में काला तुम्हें ज्यादा चमकता हुआ नजर आएगा। कारण क्या है, किरचॉफ लॉ। अच्छा चलो ये बताओ, ये चमकता हुआ मेटल है ना, ये ग्रे मेटल है, और ये डल रफ ब्लैक मेटल है। तीनों को गर्म करो, तीनों को गर्म करो, है ना। 1 2 3 बताओ सबसे ज्यादा कौन चमकेगा? 1 2 3 सबसे ज्यादा कौन चमकेगा? सबसे ज्यादा तीसरा। फिर किसका नंबर? फिर किसका नंबर? है ना, तीसरे के बाद दूसरे का और उसके बाद पहले का, है ना। सबसे ज्यादा चमक मारेगा तीसरा, फिर दूसरा, और फिर क्या होगा, पहला, है ना। लो, अब ये फ्रॉनोफर लाइन तो मैं कल बताऊंगा। एक और मैं थ्योरी बताऊं इसकी, रेडिएशन की के लिए एक थ्योरी और बता रहा हूँ, थ्योरेटिकल पॉइंट। 2 3 पॉइंट ढंग से सुनो, ढंग से सुनो। देखो, कलर के लिए मैं बताऊं, कोई भी बॉडी किसी रंग की क्यों नजर आती है?
कोई भी बॉडी किसी रंग की इसलिए नजर आती है क्योंकि उस रंग के रेडिएशन को वो रिफ्लेक्ट करती है, ट्रांसमिट करती है, हमारी आंखों तक पहुंचने देती है, बाकी सबको एब्जॉर्व करती है ना। मैं आपको बोलूंगी साहब ये बोतल है, तुम्हें नीला दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे व्हाइट लाइट डाला तुमने, रेडिएशन तो सारे हैं, व्हाइट में सब होता है, व्हाइट में सब होता है, रेडिएशन तो सारे आ रहे हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों तक इससे टकरा करके कौन से पहुंच रहे हैं, नीले पहुंच रहे हैं। तुम्हारी आंखों तक इससे टकरा करके कौन सा पहुंचा, नीला पहुंचा। तो क्या होता है साहब, बॉडी जिस रंग की नजर आती है ना, उसका कारण क्या होता है, उसका कारण होता है कि उस रंग के रेडिएशन को वो रिफ्लेक्ट करता है या ट्रांसमिट करता है, बाकी सबको एब्जॉर्व करता है। उस रंग के रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है या ट्रांसमिट करता है, बाकी सबको एब्जॉर्व करता है ना। अच्छा, उसमें भी अपने कॉम्प्लीमेंट्री को सबसे ज्यादा एब्जॉर्व करता है, अपने कॉम्प्लीमेंट्री कलर को सबसे ज्यादा एब्जॉर्व करता है। ठीक है, अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जिनको मिलाने पर ब्लैक बन जाए, जिनको मिलाने पर ब्लैक बन जाए। जैसे मैं बोलता हूं साहब, रेड और ग्रीन, इनको मिलाओगे ना तो ये ब्लैक बन जाएगा, रेड और ग्रीन को मिलाएंगे तो ब्लैक बन जाएगा। ये ब्लू और येलो, इसको मिलाओगे ना तो ये ब्लैक बन जाएगा। तो ये रेड रेड और ग्रीन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, ब्लू और येलो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। सुन रहे हो मेरी बात, है ना। मैं एग्जांपल देता हूँ, सुनना सुनना, मैं एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। क्या होता है, लाल रंग का कांच है, लाल रंग का कांच, उसको गर्म करो और गर्म करके अंधेरे कमरे में ले आके देखो, गर्म करके अंधेरे कमरे में ले आके देखोगे ना, लाल नहीं दिखेगा, काला नहीं दिखेगा, वो हरा दिखाई देगा, है ना। लाल नहीं दिखेगा, काला नहीं दिखेगा, वो हरा दिखाई देगा। कारण क्या है, कारण है कि जब उसको गर्म कर रहे थे ना, तो उसने क्या किया, उसने लाल रंग को रिफ्लेक्ट किया, लाल रंग को ट्रांसमिट किया, मतलब लाल को तो एब्जॉर्व किया ही नहीं उसने, उसने लाल को तो एब्जॉर्व किया ही नहीं, क्योंकि बॉडी अपने रंग के रेडिएशन को एब्जॉर्व नहीं करता, क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है या ट्रांसमिट करता है। ठीक है, जब तुमने लाल रंग के कांच को गर्म किया ना, तो उसने लाल रंग के रेडिएशन को क्या किया, लाल रंग के रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर दिया, है ना। तुम्हें उस समय गर्म करते समय लाल दिखेगा, लेकिन बाकी सबको एब्जॉर्व किया, बाकी सबको एब्जॉर्व किया, तो उसमें सबसे ज्यादा एब्जॉर्व किसको किया, सबसे ज्यादा एब्जॉर्व अपने कॉम्प्लीमेंट्री को, ग्रीन को, सबसे ज्यादा एब्जॉर्व किया अपने कॉम्प्लीमेंट्री को, ग्रीन को। तो भैया जिसको सबसे ज्यादा एब्जॉर्व करेगा, जब इमिशन की बारी आएगी, उसको सबसे ज्यादा इमिट भी तो करेगा, है ना। अब तुम उसको गर्म करके अंधेरे कमरे में ले जाओ, जब अंधेरे कमरे में ले जाओगे ना, तो सबसे ज्यादा इमिट वो हरा रंग करेगा, क्योंकि उसने हरे को सबसे ज्यादा एब्जॉर्व किया है, कॉम्प्लीमेंट्री को सबसे ज्यादा एब्जॉर्व करता है, तो भैया हरा दिखाई देगा ना। मतलब लाल रंग के कांच को अगर मैं गर्म करके अंधेरे कमरे में ले आता हूं और देखता हूं, तो मुझे कैसा दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा, पीला दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा, बोलो कैसा। ठीक है, ग्रीन दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा। बात पकड़ में आ गई साहब, अरे कंसेप्ट पकड़ में आ रहा है सबको। ठीक है, अच्छा मैं और बताऊं साहब, पीले रंग का कांच है, पीले रंग का कांच, पीले रंग का कांच, इसको गर्म करो, अंधेरे कमरे में जाके देखो, पीले रंग के कांच को अंधेरे कमरे में ले आके देखो, नीला दिखाई देगा, नीला, ब्लू। कारण क्या है कि जब तुमने पीले को गर्म किया, उसने पीले को रिफ्लेक्ट किया, पीले को ट्रांसमिट किया, पीले को तो एब्जॉर्व ही नहीं किया, उसने बाकी सबको एब्जॉर्व किया, और उसने अपने कॉम्प्लीमेंट्री को सबसे ज्यादा एब्जॉर्व किया। और पीले का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, ब्लू, जिसको सबसे ज्यादा एब्जॉर्व करेगा उसी को सबसे ज्यादा इमिट करेगा। तो पीले कांच को गर्म करके अंधेरे कमरे में ले आके देखोगे, तो तुम्हें कैसा दिखाई देगा, तुम्हें वो नीला दिखाई देगा। कंसेप्ट पकड़ में आ गया, पहला पॉइंट समझ में आ गया, पहला पॉइंट समझ में आ गया। बॉडी जिस रंग की होती है, उस रंग के रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है, ट्रांसमिट करता है, बाकी सबको एब्जॉर्व करता है, और उसमें अपने कॉम्प्लीमेंट्री को सबसे ज्यादा एब्जॉर्व करता है। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, मैं बोल रहा हूं, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, लिखना चाहो तो ये बात लिख लो। बॉडी जिस रंग की होती है, उस रंग के रेडिएशन को रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट, बाकी सबको एब्जॉर्व, और उसमें कॉम्प्लीमेंट्री को सबसे ज्यादा एब्जॉर्व। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट सुनो, पहला पॉइंट समझ गए, पहला पॉइंट समझ गए, अब दूसरा पॉइंट सुनो। हाँ, ये तुम्हारे वो इनऑर्गेनिक में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है ना। दूसरा पॉइंट ढंग से सुनो, दूसरा पॉइंट सुनो। बॉडी पर अगर उसके कॉम्प्लीमेंट्री रंग के रेडिएशन डाल दोगे ना, तो ब्लैक अपीयर हो जाएगी, ब्लैक। बॉडी पर अगर उसके कॉम्प्लीमेंट्री रंग के रेडिएशन डालोगे, तो वो ब्लैक नजर आएगी। ठीक है, जैसे लाल पर तुम हरा डाल दो, लाल पर तुम हरा डाल दो, वो काली नजर आएगी, काली बॉडी नजर आएगी। हरे पर तुम लाल डाल दो, वो काला नजर आएगा। पीले में तो पीले पर तुम नीला डाल दो, वो काला नजर आएगा। समझ रहे हो क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री को सबसे ज्यादा एब्जॉर्व करता है, जिसको सबसे ज्यादा एब्जॉर्व करता है, अगर तुम वही डाल दोगे, तो भैया फिर तो तुम्हारी आंखों तक कुछ पहुंचेगा ही नहीं, पहुंचेगा ही नहीं। जब पहुंचेगा नहीं, तो तुम्हें वो बॉडी क्या होगी, ब्लैक अपीयर होगी, है ना। कि बोले गए रेडिएशन गए और सारे एब्जॉर्व हो गए, गायब हो गए, ब्लैक होल हो गया, वो तो ब्लैक होल। तो बॉडी कैसे नजर आने वाली है, ब्लैक। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये हम रेडिएशन के कलर की बात कर रहे हैं, ये होली वाले रंगों की या वो लिक्विड कलर की बात नहीं कर रहे। ऐसा नहीं कि होली पे तुम रंग मिला मिला के देखने लग जाओ, है ना, नहीं ऐसा काम नहीं चलेगा। ये अपन रेडिएशन के कलर की बात कर रहे हैं, ये थ्योरी बात कर रहे हैं रेडिएशन के कलर, है ना। मैं एग्जांपल दूं, लाल गुलाब है, लाल गुलाब, है ना। लाल गुलाब लेकर के तुम ऐसी जगह पर जा रहे हो जहां पे हरी लाइट जल रही है, समझ रहे हो, इस कमरे में हरी लाइट जला दे,
और मैं लाल गुलाब लेके बैठ जाऊं तो तुम्हें वो गुलाब काला दिखाई देगा। समझ रहे हो ना, बच के रहना, है ना। कहीं तुम लाल गुलाब लेकर के जाओ, और कॉलेज में होगा ऐसा, कॉलेज में रैगिंग वैगिंग के समय क्या होता है, सीनियर लोग ऐसे काम करवाते हैं, गुलाब लेके भेजते हैं अपने को कहीं ना कहीं, ठीक है, और नहीं भी भेजते तो बच्चे खुद ही लेके चल जाते हैं कई बार। तो भैया लाल गुलाब, अगर इस पे हरी लाइट डाल देंगे तो वो लाल गुलाब नहीं काला गुलाब नजर आएगा, ठीक है। हरी पत्तियां हैं, हरी पत्तियों पर लाल टॉर्च मार दो, लाल लाइट डाल दो, तो वो तुम्हें काली पत्तियां नजर आएंगी। समझ रहे हो ना, क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री कलर के रेडिएशन डालने पर ब्लैक अपीयर होता है। समझ रहे हो भाई? चलो एक तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट समझ में आ गए, 2 पॉइंट समझ में आ गए, 2 पॉइंट समझ में आ गए। तीसरा पॉइंट सुनो, तीसरा पॉइंट, जिस कलर की बॉडी है ना, अगर उसी कलर के रेडिएशन डाल दोगे, जिस कलर की बॉडी है उस कलर के रेडिएशन डाल दोगे, तो भैया वो डिसअपियर हो जाएगी, वो इनविजिबल हो जाएगी, वो मिस्टर इंडिया हो जाएगी, गायब हो जाएगी। जिस रंग की बॉडी है उसी रंग के रेडिएशन डालने पर कैसा लगता है, उसी रंग के रेडिएशन डालने पर इनविजिबल होता है। हरे पे हरा डालो, है ना, बोले इनविजिबल, पीले पे पीला डालो, बोले इनविजिबल, वो बॉडी नजर ही नहीं आएगी, ओवरलैप हो जाएगी। क्योंकि क्या करता है, सेम कलर के रेडिएशन को ट्रांसमिट कर देता है ना, ट्रांसमिट कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, तो भैया वो तो आर पार हो गए ना, तो इसलिए बॉडी क्या हो जाएगी, डिसअपियर। ठीक है, ये 3 पॉइंट बताए मैंने, मैं तीनों पॉइंट एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो। जिस रंग की बॉडी होती है उस रंग के रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करती है या ट्रांसमिट करती है, एब्जॉर्व नहीं करती। एब्जॉर्व करती है तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्व करती है अपने कॉम्प्लीमेंट्री को। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये अगर कॉम्प्लीमेंट्री कलर के रेडिएशन डाल दोगे तो ब्लैक। तीसरा पॉइंट, सेम कलर के रेडिएशन डाल दोगे तो डिसअपियर, मिस्टर इंडिया, इनविजिबल। समझ रहे हो ना, वो मिस्टर इंडिया में देखा हो तुमने, तो वो एक घड़ी बनाता है, एक गैजेट बनाता है, उसको जब ऑन करता है तो उसके आसपास ऐसी वेव्स डेवलप हो जाती हैं कि वो सारे रेडिएशन को आर पार निकल जाते हैं, सारे रेडिएशन उसमें से आर पार, मतलब वो एब्जॉर्व ही नहीं करता, एब्जॉर्व नहीं करता। जो एब्जॉर्व नहीं करेगा तो ब्लैक भी नहीं दिखेगा, और रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, हमारी आंखों तक किसी रंग को पहुंचने नहीं देगा, तो समझ सकते हो नजर भी नहीं आएगा। तो वो मिस्टर इंडिया में ऐसे ही था, हालांकि उसकी थोड़ी सी रेड कलर के लिए एफिशिएंसी कम थी, जो मोकेम्बे को पता लग गई थी। बाद में मूवी में देखा हो तो मोकेम्बे को पता लग गई थी, पर उसने सब जगह लाल लाइट जला दी थी। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो भैया यहाँ पर मैंने ये छोटी छोटी बातें बताई। अब किरचॉफ लॉ से एक चीज और एक्सप्लेन करते हैं, ये फ्रॉनहोफर लाइन, आज समय नहीं है, कल इसको फ्रॉनहोफर लाइन को कंटिन्यू करते हैं। तो 2 थ्योरी बताई है मैंने, एक प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, और दूसरा बताया मैंने किरचॉफ लॉ, है ना, किरचॉफ लॉ। कल किरचॉफ लॉ का एक एप्लीकेशन और पार्ट और बताएंगे, फ्रॉनहोफर लाइंस, है ना। उसके बाद स्टीफन लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, जो न्यूमेरिकल पार्ट है उस पर आ जाएंगे, न्यूमेरिकल पार्ट वगैरह कल डिस्कस करेंगे, है ना। बोले मोकेम्बो खुश हुआ, वाह डायलॉग आ रहे हैं तुम्हारे तो, बोले मोकेम्बो खुश हुआ, तुम सारे मोकेम्बो हैं। मैं कई कई बार तो ऐसी फीलिंग आती है कि बोले बसंती गब्बर सिंह के सामने नाच रही है बस, और गब्बर सिंह बैठे बैठे मजे ले रहा है, देखो, है ना। और धर्मेंद्र बोल रहा है, बोले बसंती, बोले इनके सामने मत नाचना। चलो, चलो भाई, तो कल कंटिन्यू करते हैं आगे, कल आगे बात कंटिन्यू करते हैं। नहीं भाई, 2 दिन और पढ़ाऊंगा, उसके बाद मेरा काम खत्म, फिर कोई नया टीचर आ जाएगा पढ़ाने के लिए, है ना। तो मुझे रेडिएशन तक ही पढ़ाना है, ये हीट ट्रांसफर तक बहुत पढ़ा दिया है, 2.5 मॉड्यूल पढ़ा दिए तुम्हें, बहुत होते हैं यार 2.5 मॉड्यूल, 40% फिजिक्स पढ़ा दी यार तुम्हें। चलो, किरचॉफ लॉ में कल बात करते हैं अपन, कल आगे कंटिन्यू करते हैं इसे, ठीक है। 11 तो पूरा ही करा दिया लगभग तुम्हारा यार। चलो चलो, बाय बाय बाय, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं। शनिवार को क्लास रखूंगा मैं, शनिवार को क्लास रखूंगा, सैटरडे को छुट्टी नहीं है, बाकी सबकी होगी, मेरी नहीं है।